A very good morning everyone guys, good morning. लास्ट क्लास सेक्शन 23 तक कर लिया था रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर. आज हम लोग करेंगे सेसेशन ऑफ द क्या पार्टनर, पार्टनरशिप, सेसेशन ऑफ द पार्टनरशिप दैट इज डेल्ट इन सेक्शन नंबर 24. एक बात बताओ, तुम मान लो पार्टनर हो एलएलपी के, कब तुम्हारा पार्टनरशिप सेसेस हो सकता है, सीज हो सकता है. सेसेशन वर्ड का मतलब क्या हुआ, सीज हो जाना. तुम्हारा पार्टनरशिप इंटरेस्ट कब सीज हो जाएगा, एक तो जब तुमने रिजाइन कर दिया, या फिर कब सीज हुआ, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट. एग्रीमेंट में लिख रखा है ये सारे ग्राउंड्स फुलफिल होंगे तो हम पार्टनर नहीं रहेंगे. या फिर पार्टनरशिप फॉर्म खुद ही क्या हो गया, एलएलपी फॉर्म खुद ही क्या हो गया, डिसॉल्व. अगर एलएलपी फॉर्म खत्म हो गया तो क्या पार्टनर पार्टनर रहेगा, क्या पार्टनर का पार्टनरशिप इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सीज. तो क्या बोलोगे सेसेशन में कब सीज होगा, एक तो एज पर द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में जैसे लिखा है. दूसरा क्या हो गया, जब एलएलपी फॉर्म खुद ही क्या हो गया, डिसॉल्व, तो पार्टनरशिप इंटरेस्ट भी क्या हो गया, डिसॉल्व. या फिर सुनो ना, डीड में तुमने कुछ नहीं लिखा है लेकिन पार्टनर का डेथ हो गया, तो क्या उसका पार्टनरशिप चलेगा, क्या वो पर्टिकुलर पार्टनर का इंटरेस्ट तो क्या हो गया, खत्म, सीज हो गया, सेसेशन हो गया. या फिर क्या हो गया, वो अनसाउंड माइंड का, या क्या हो गया, गेस करो, इंसॉल्वेंट. वेरी गुड, ही हैज बीन एडजज्ड एज एन इंसॉल्वेंट, या फिर ही हैज अप्लाइड टू बी एडजज्ड एज एन इंसॉल्वेंट. क्लियर है यहां तक. तो ये तीन रीजन हुआ, और एक बोला डीड के हिसाब से जो लिखा है, एग्रीमेंट के हिसाब से, या फिर और एक पॉइंट क्या बोला बताओ, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप. लेकिन मान लो मेरे को रिटायर करना है, याद है हम लोग चारों एलएलपी खोले थे, मेरे को रिटायर करना है, रिजाइन करना है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है तुम लोग के संग रहकर, सो आई वांट टू रिजाइन. अचानक से आकर बोल दिए कि ये लो मेरा रेजिग्नेशन नोटिस, हम जा रहे हैं, बाय, चलेगा क्या. कम से कम मेरे को 30 डेज इन एडवांस का नोटिस देना पड़ेगा. आई हैव टू गिव अ रेजिग्नेशन नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 30 डेज. समझ में आ रहा है, यानी 30 डेज पहले मेरे को इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्या, हाँ, ऑफ माई इंटेंशन टू क्या, रिजाइन, ऑफ माई इंटेंशन टू रिजाइन. तो ये सारे केसेस में क्या होगा, सेसेशन हो जाएगा क्या पार्टनरशिप का. हाँ, नाउ द क्वेश्चन इज कि जब एक पार्टनर सीज हो गया टू बी द पार्टनर ऑफ द एलएलपी, तो क्या उसका लायबिलिटी भी सीज हो जाएगा क्या, टेल मी, क्या उसका लायबिलिटी भी सीज हो जाएगा क्या, बताओ. फॉर द पास्ट एक्ट उसका लायबिलिटी ऑनगोइंग रहेगा, लेकिन उसके सेसेशन ऑफ इंटरेस्ट के बाद जो भी लायबिलिटी है, क्या उसके लिए वो लायबल रहेगा क्या, नहीं, लेकिन पास्ट एक्टिविटीज के लिए वो लायबल रहेगा क्या. हाँ, समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं. अच्छा, और एक चीज मेरे को बताओ कि मान लो वो रिटायर हो गया बट नोटिस नहीं दिया, किसको नहीं दिया, रजिस्ट्रार को. रजिस्ट्रार को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे मैंने बोला ना हम लोग चारों का एलएलपी है, मैंने रिजाइन कर दिया बट नो नोटिस हैज बीन गिवन टू द रजिस्ट्रार. रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा ना, बट कोई रजिस्ट्रार के पास नोटिस नहीं गया है. अब क्या हुआ, फर्म में, एलएलपी फर्म में ये डील करने आया, ये कौन है, आउटसाइडर, ये लोन देने के लिए आया, और ये इस बेसिस पे लोन दे रहा है या इस बेसिस पे डीलिंग कर रहा है कि इसको लग रहा है दिव्या मैम अभी भी कौन है, पार्टनर, बट क्या मैं पार्टनर हूं, क्या मैं पार्टनर हूं क्या, और क्या इसको ये बात पता है क्या मैं पार्टनर नहीं हूं. सो कोई भी आउटसाइडर अगर एलएलपी के संग डील कर रहा है on the illusion, on the information that the former partner is still the partner, मैं कौन हो गई, फॉर्मर पार्टनर, बट मैं इसको क्या लग रहा है मैं अभी भी पार्टनर हूं, और ऑलरेडी नोटिस वगैरह रजिस्ट्रार को भी नहीं दिया. सो इन दैट केस द फॉर्मर पार्टनर इवन विल बी लायबल. समझ में आ रहा है. जनरली मैंने अभी तुमको क्या बोला, फॉर्मल पार्टनर का लायबिलिटी न्यू एक्ट्स के लिए नहीं रहता, लेकिन ये तो गलती है ना, मैंने बताया भी नहीं, मैंने रजिस्ट्रार को भी नोटिस वगैरह नहीं दिया, और जो सामने वाला इंसान थर्ड पार्टी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई भी डीलिंग कर रहा है एलएलपी के संग, किस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कि जो फॉर्मर पार्टनर है वो अभी भी पार्टनर है, तो क्या फॉर्मर पार्टनर लायबल होगा क्या. हाँ, समझ में आया क्या बोला. तो ध्यान से सुनना क्या बोला, सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट अगर एग्रीमेंट है तो कैसे सीज करेगा, एज पर द एग्रीमेंट, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो नोटिस देना पड़ेगा क्या, कितना दिन पहले बोला, कम से कम 30 डेज पहले. बट ऑटोमेटिकली सेसेशन कब हो जाएगा, या तो क्या हो गया, पार्टनर का डेथ हो गया, या एलएलपी का क्या हो गया, डिसोल्यूशन, या फिर पार्टनर क्या हो गया, अनसाउंड माइंड, या फिर पार्टनर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट. इफेक्ट ऑफ सेसेशन, फॉर्मर पार्टनर दो केसेस में पार्टनर माना जाएगा, जब जो थर्ड पार्टी जो डील कर रहा है उसको ये बात पता नहीं है, और या फिर रजिस्ट्रार को नोटिस अभी तक नहीं गए. तो देखो कब, द पर्सन अनलेस द फॉर्मर पार्टनर शैल बी रिगार्डेड एज अ पार्टनर unless the person has noticed that the former partner has ceased to become the partner of the LLP. या फिर क्या, कब तक वो लायबल रहेगा, जब तक नोटिस ऑफ सेसेशन हैज बीन डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार, मतलब तब तक रहेगा जब तक डिलीवर नहीं हुआ, डिलीवरी के बाद उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं. और नोटिस किस में देना पड़ता है बताओ,
ई फॉर्म नंबर 4। कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुना ध्यान से। मान लो जो पार्टनर रिटायर हो गया या फॉर वॉट एवर रीजन उसका पार्टनरशिप इंटरेस्ट सीज हो गए, ही सीज टू बिकम द पार्टनर इन द एलएलपी। तो अब एक बात बताओ, इन द इवेंट ऑफ द डेथ या फिर उसका अनसाउंडनेस या फिर उसका इंसॉल्वेंसी, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है क्या उसको क्लेम मिलेगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन में और प्रॉफिट में टिल द डेट ऑफ सेसेशन? अगर वो जिंदा रहता तो उसको मिलता ना, बट अब वो नहीं है तो क्या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को इंटरेस्ट मिलेगा, शेयर मिलेगा? किस में मिलेगा शेयर? कैपिटल कंट्रीब्यूशन में एंड अमाउंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज सेसेशन। लेकिन अगर उसमें कोई लॉस है तो लॉस को एडजस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट लॉस है इनको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अगर डेथ हो गया लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कैपिटल कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट में तो शेयर मिल रहा है। माय क्वेश्चन इज क्या उसको डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट मिलेगा? वो तो पार्टनर का राइट था यार, उसको थोड़ी मिलेगा। उसका तो पार्टनरशिप इंटरेस्ट क्या हो गया, सीज। तो देखो क्या मिलेगा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ क्या, डेथ और इंसॉल्वेंसी, क्या मिलेगा? एन अमाउंट इक्वल टू द कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉर्मर पार्टनर। एंड दूसरा क्या बोला, राइट टू शेयर इन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट of the LLP after reduction of loss if any as on the date of the cessation। बताओ ये पूरा क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आज हम लोग कुछ कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे जिससे और आपको क्लैरिटी आएगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है। यहां तक लिख लो जल्दी से। सेक्शन नंबर 24 इज डन। सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, राइट डाउन। बहुत अच्छे से तुम लोगों को नोट फॉर्म में लिखवा दिया जा रहा है, खाली रीड करना है, इसको रीड करके जाना है, रट्टा नहीं मारना है। रीड करोगे तो प्रोविजन अपने आप रिकॉल हो जाएगा ना क्वेश्चन देखकर। लिखो, सेसेशन मतलब समझ गए? सेसेशन मतलब क्या? सीज, खत्म हो जाना, स्टॉप हो जाना। सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, सबसे पहले तो एग्रीमेंट देखोगे, और ऐसे ही अगर वो रिजाइन वगैरह करना चाहता है तो कितना दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा? नॉट लेस देन 30 डेज। हो गया? क्या हुआ? अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है? ठीक, लिखो, सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, राइट डाउन क्विकली। अच्छा यहाँ पे लिख लेना, ऐड कर लेना, नॉट लेस देन कितना डेज नोटिस? 30 डेज। और खुद से कब सीज हो जाएगा? 3 केस था, अगर डेथ हो गया या अनसाउंड हो गया या इंसॉल्वेंसी हो गया। फॉर्मर पार्टनर एक बार सीज हो जाए तो उसके बाद लायबल नहीं रहता, लेकिन 2 केसेस में लायबल होगा। 2 केसेस में लायबल होगा, अगर रजिस्ट्रार को नोटिस नहीं गया है और जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हाँ, उसको मालूम नहीं है सेसेशन के बारे में, देन इन दैट केस फॉर्मर पार्टनर बिकम्स लायबल। हो गया होगा आई गेस यहाँ तक। ये लिख लिया, नॉट लेस देन 30 डेज नोटिस। अब लिखो, पर्सन शैल सीज टू बी द पार्टनर ऑन डेथ, अनसाउंड, इंसॉल्वेंसी।
हो गया। ये 3 पॉइंट लिख लिया होगा डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट वाला। जब आप अप्लाई करते हो ना, देन इन दैट केस आप अभी अप्लाई करो, योर एप्लीकेशन इज पेंडिंग। आपने डिक्लेयर कर दिया कि आप इंसॉल्वेंट हो, बट कोर्ट ने एडजस्ट नहीं किया है, ठीक है। और जब कोर्ट ने भी एडजस्ट कर दिया, देन यू आर एन इंसॉल्वेंट। ओके हर्षित, लिखो। दो केस होता है ना, एक तुमने अप्लाई किया इंसॉल्वेंसी के लिए, और एक कोर्ट ने तुमको एडजस्ट कर दिया है। तो दोनों केसेस में क्या मान लिया जाएगा? सेसेशन ऑफ योर पार्टनरशिप। फॉर्मर पार्टनर को पार्टनर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा जब तक नोटिस डिलीवर नहीं हो जाता। ये लिख लिया क्या यहाँ तक? ये वाला लिखो, फिर नेक्स्ट चार्ट दिखा देंगे बगल वाला। हो गया। ये वाला लिख रहे हो गए गेस? अच्छा, वहीं पे बैठे हो अभी तक। देखो, दिखाई दे रहा है ना उधर? उधर इफेक्ट ऑफ सेसेशन। लीगल हेयर, हाँ, HEIR। लीगल हेयर मतलब क्या हुआ? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ना। ये वाला चार्ट हो गया क्या? पहले यहां तक बताओ। लीगल हेयर ऑब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ डेथ ऑब्लिक इंसॉल्वेंसी। हो गया आदिल? क्या बोलो? मतलब इन लोगों को क्या मिलेगा? शेयर मिलेगा ना। अगर पार्टनर है जिंदा तो पार्टनर को मिलेगा, और अगर पार्टनर जिंदा नहीं है तो किसको मिलेगा? उसका लीगल हेयर को। तो दोनों को ही मिलेगा ना शेयर। सो दैट इज वाई दोनों के नीचे ऐसे कर्व बना दिया। दे विल बी एंटाइटल टू क्या? शेयर। शेयर में क्या क्या मिलेगा? जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, और अभी तक टिल द डेट ऑफ द सेसेशन जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, उनका हिस्सा मिलेगा। और अगर कोई लॉस है तो उसको क्या करोगे? एडजस्ट। तो वही लिखा हुआ है। अब ये सब क्या रट्टा मारोगे क्या? एक बार सुन लिया, समझ में आ गया? An amount equal to the capital contribution of the former partner. मार्क्स लिख कर दो एक तो मेरे को, शीट पूरा नाम के साथ। तुम लोग को भी मजा आ रहा है ना? हाँ, नहीं आ रहा मजा?
रैंक होल्डर और जिन लोग पास हुए हैं उनका इंटरव्यू देखकर। नहीं दे दिया ऑफिस में, तुम लोग के सामने तो फॉर्मल मीटिंग होता है, अनऑफिशियली एक बार वो लोग मिल लेता है मेरे से, समझ में आ रहा है? मिठाई वगैरह सब लेकर आता है। तुम लेकर आओ ना रैंक, हम तुम लोग को खिलाएंगे मिठाई, तुमको नहीं खिलाना होगा मेरे को। हो गया यहाँ तक? चलो तुम्हारा लास्ट क्लास सैटरडे को है, तब मिठाई खिलाएंगे। हो गया क्या यहाँ तक? इज इट डन? वेरी गुड। सुनो ना, अब एकदम इंटरेस्टिंग चीज बता रहे, ध्यान से सुनना, बहुत इजी है। एलएलपी तुमको नहीं लगता भयानक वाला इजी है? सुनो अब, पार्टनर, पार्टनर का नाम चेंज हो सकता है क्या? तुम लोग भी अपना नाम चेंज करेगा आगे जाकर? अरे आजकल ट्रेंड हो गया है, तुमको पता नहीं है? न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लोग अपना नाम वगैरह रख रहे हैं, देखते हो अचानक से नाम चेंज कर लेते हैं। क्या बोला? कभी देखा है अपने आसपास में से किसी को नाम चेंज करते हुए? आजकल हो गया ना, फैशन हो गया है ये अरे तुम लोग जो पेट नेम देता है उसको नाम चेंज करना नहीं बोलते हैं, हम ऑफिशियली नाम चेंज करने का बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? एफिडेविट वगैरह करवाना पड़ता है, और एक्चुअली बहुत ट्रेंड में, बहुत फैशन में हो गया है एस्ट्रोलॉजी की वजह से। कुछ न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी ऐसा फॉलो करके अपना नाम चेंज करवा लेते हैं। मान लो एलएलपी का पार्टनर एक ऐसा ही पड़ गया, उसने अपना नाम चेंज किया या उसका एड्रेस चेंज हो गया। अच्छा बाय द वे, आपको याद है मैंने पढ़ाया था कि एलएलपी का जब इनकॉर्पोरेशन होता है तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में डिटेल्स देना पड़ता था, पार्टनर का नाम, पार्टनर का एड्रेस, और एड्रेस का डेफिनेशन भी पढ़ाया था। एड्रेस इन रिलेशन टू एलएलपी मींस एड्रेस ऑफ द पार्टनर, उसका रेसिडेंशियल एड्रेस याद है? और बॉडी कॉर्पोरेट का क्या होगा? रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस। तो अगर कोई भी पार्टनर का एड्रेस या फिर उसका नाम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो क्या ये बात बताना पड़ेगा कि पहले कौन किसको बताएगा? गेस करो। पार्टनर एलएलपी को बताएगा ना। अरे एलएलपी को कैसे पता चलेगा? पार्टनर बताएगा ना एलएलपी को, फिर एलएलपी ये बात किसको बताएगा? वेरी गुड, रजिस्ट्रार। समझ गए? तो यहाँ पे दो प्रोसेस होगा, कोई भी पार्टनर का अगर नाम या फिर कोई भी पार्टनर का अगर एड्रेस चेंज हो रहा है तो वो ये बात जाकर किसको बताएगा? एलएलपी। विद इन 15 डेज ऑफ सच चेंज, विद इन कितना डेज? 15 डेज ऑफ सच चेंज। कितना दिन के अंदर बताना पड़ेगा? विद इन 15 डेज ऑफ सच चेंज। और फिर कौन बताएगा? एलएलपी। किसको बताएगा? रजिस्ट्रार। विद इन 30 डेज ऑफ सच रिसीट ऑफ द इंफॉर्मेशन, उसको इंटीमेशन मिला, अब वो ये बात किसको बताएगा? रजिस्ट्रार। कितने दिन के अंदर? और आरओसी के संग कोई भी नोटिस फाइल करोगे तो रूखा सूखा करोगे कि प्रेस्क्राइब फीस के संग? प्रेस्क्राइब फीस। समझ में आ रहा है? चढ़ावा के संग फॉर्म फाइल करोगे अलॉन्ग विद द चढ़ावा। किसको फाइल करना है? रजिस्ट्रार को। ठीक है, फॉर्म नंबर 4 और 4A। फॉर्म नंबर बताओ क्या है? 4 और 4A। फॉर्म नंबर 4 कब फाइल करना पड़ता है? अगर आपका पार्टनरशिप एलएलपी में अप टू 200 पार्टनर्स है। और 4A कब फाइल करना पड़ेगा? अगर 200 से ज्यादा पार्टनर है। याद रहेगा? अच्छा एक चीज सुनो ना, खाली फॉर्म पार्टनर का जब नाम और एड्रेस चेंज हुआ तब नहीं फाइल करना पड़ता है। इनफैक्ट अगर मान लो कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ या पुराना पार्टनर सेसेशन छोड़कर चला गया, तो ये बात भी तुमको नहीं लगता एलएलपी को बताना पड़ेगा? किसको? रजिस्ट्रार को। यानी पार्टनर एलएलपी को दो चीज बताएगा, दो केस में। कब? जब उसका नाम चेंज हुआ या फिर उसका एड्रेस। ठीक है, और एलएलपी रजिस्ट्रार को 4 केसेस में इंटीमेट करेगा, नोटिस फाइल करेगा। या तो पार्टनर का नाम चेंज हुआ है, या पार्टनर का एड्रेस चेंज हुआ है, या इनकमिंग पार्टनर नया आया है, या फिर अरे पार्टनर चला गया ना, सेसेशन ऑफ द पार्टनरशिप इंटरेस्ट। भाई फाइलिंग क्या फॉर्म? ये चारों केसेस के लिए क्या करना है? 4 या फिर 4A। 4 कब करना है? अप टू 200 पार्टनर। और अगर 200 से ज्यादा है तो क्या फाइल करना है? 4A। क्लियर है? और अगर मान लो ना कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो याद है जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो उससे कंसेंट इन राइटिंग लेना होता है, दैट दे आर विलिंग टू एक्ट एज अ पार्टनर। तो वो कंसेंट भी तुमको रजिस्ट्रार के संग फाइल करना पड़ेगा कि नहीं? वो भी फाइल करना पड़ेगा। सो कंटेन्स आल्सो अ स्टेटमेंट बाय द क्या? इनकमिंग पार्टनर विद द सिग्नेचर इफ ओनली देयर इज एन एडिशन इन द फर्म। क्लियर है? और ये जितना भी तुम नोटिस किसको फाइल करो? रजिस्ट्रार को। सारा कंप्लायंस करवाने का जिम्मेदारी एलएलपी में किसका होता है? डीपी का। वेरी गुड। तो ये सारे नोटिस में किसका साइन होगा? डीपी। पार्टनर लायबल है, लेकिन लीगल कंप्लायंसेस के लिए कौन लायबल है? लिखवाया था कि नहीं? डीपी। तो यानी साइन कौन करेगा बताओ? डीपी। और फीस देना पड़ेगा क्या? इन द प्रिस्क्राइब मैनर। पूरा क्लियर है क्या यहाँ तक? वापस से बोलो, हम लोगों ने क्या पढ़ा? रजिस्ट्रेशन ऑफ द चेंजेस इन द पार्टनर।
इज गवर्न अंडर विच सेक्शन? सेक्शन नंबर 25। पूरा स्टार्टिंग से बताओ। अगर पार्टनर का नाम या एड्रेस चेंज हुआ, किसको बताएगा वो? एलएलपी को। कितने दिन के अंदर बताएगा? 15 दिन। ठीक है, ऑफ सच चेंज। और फिर उसके बाद कौन क्या करेगा? एलएलपी बताएगा रजिस्ट्रार को। कितने दिन के अंदर? खाली यही 2 केस में बताएगा कि और भी 2 केस है? और कौन सा 2 केस है? अगर नया पार्टनर आया या पुराना पार्टनर सेसेशन हो गया, टाटा बाय बाय करके चला गया। लेकिन अगर पार्टनर आ रहा है ना, तो वो नया पार्टनर से एक चीज और देना पड़ेगा, कंसेंट डिक्लेरेशन दैट इज विलिंग टू एक्ट एज अ पार्टनर। और ये जितना भी तुम रजिस्ट्रार को चढ़ावा दोगे, नोटिस फाइल करोगे, वो नोटिस में साइन किसका होना चाहिए? डीपी। वेरी गुड। नोटिस में साइन किसका होना चाहिए? डीपी। एंड अलोंग विद द प्रिस्क्राइब फीस। फॉर्म 2 बताया, बताओ। फॉर्म नंबर 4 और फॉर्म नंबर 4A। फॉर्म नंबर 4 कब चलेगा? अप टू 200 पार्टनर है, 200 से ज्यादा है तो क्या चलेगा? फॉर्म 4A। राइट डाउन। एक बार रीड कर लो, फिर लिख लेना। देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ क्या? चेंजेस इन द पार्टनर। पार्टनर शेल इन्फॉर्म क्या? एलएलपी विद इन कितना डेज? 15 दिन। क्या क्या चीज? चेंज इन द नेम एंड। एक सेकंड, मेरे को बताओ, यहाँ पार्टनर का नाम और एड्रेस का बात हो रहा है कि एलएलपी का नाम एड्रेस चेंज? एलएलपी का तुम कर चुके हो ऑलरेडी। यहाँ किसका नाम चेंज हो रहा है? पार्टनर का। और एलएलपी कितना दिन में बताएगा? 30 डेज। ठीक है, किसको बताएगा? रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार ऑफ द एलएलपी। समझ में आ रहा है? और क्या बोला, क्या क्या बताएगा? डेट ऑफ सेसेशन, डेट ऑफ चेंजेस इन द नेम एंड एड्रेस। फॉर्म 4 कब फाइल करेगा? अप टू। और फॉर्म 4A कब फाइल करेगा? along with the क्या? फीस। signed and stamped by the DP and containing a क्या? statement by the incoming partner with their signature if there is any addition in the form। कोई दिक्कत है यहाँ तक? राइट डाउन। राइट डाउन। सेक्शन 25, registration of changes in the partner। हो गया यहाँ तक? ये वाला लिख रहे हो, सेकेंड वाला पार्ट। चाहे सेसेशन हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे पार्टनर का नाम एड्रेस चेंज हो, दोनों के लिए फॉर्म क्या है? 4 या फिर 4A। 4 कब है? अप टू 200। और 4A कब है? मोर देन 200। ऊपर वाला लिख लिया था पार्ट? ये लिख लो। हो गया? फिर ये लिख लो नीचे वाला पॉइंट। What happened? No talking at the back. Too much of talking is going on. No.
सीरियसली एकदम पढ़ाई चाहिए मेरे को, एग्जाम्स नजदीक आ रहा है। मजाक मस्ती अब छोड़ दो। जूम करें? दिख रहा है अब? कंटेन्स अ स्टेटमेंट बाय द इनकमिंग पार्टनर, है ना, और उसके संग उसका क्या, सिग्नेचर, इफ देयर इज एनी एडिशन इन द फर्म। और ये सारा नोटिस जो फाइल करोगे रजिस्ट्रार को, उसमें किसका साइन रहेगा, डीपी का। और फीस इन द प्रिस्क्राइब मैनर। और उसको रजिस्ट्रार लिख लो, आरओसी मत लिखो, उसको रजिस्ट्रार करो। समझ गए कहां पे रजिस्ट्रार वर्ड बोलोगे ना, सिर्फ रजिस्ट्रार लिखोगे। रजिस्ट्रार ऑफ द क्या है, एलएलपी ना। यू अंडरस्टैंडिंग? सुनो अब यहां तक लिख लियो एवरीवन। एक बात बताओ, हम लोग तो बोल दिए पार्टनर को बताने, लेकिन ये पार्टनर अपना नाम चेंज कर लिया, बताया ही नहीं है। कॉन्ट्रवेंशन हुआ? या फिर पार्टनर बता दिया है, एलएलपी रजिस्ट्रार को इंटीमेट नहीं किया, कॉन्ट्रवेंशन हुआ? तो अगर पार्टनर ने कॉन्ट्रवीन किया है, ठोको पेनल्टी 10,000 रुपया। कितना रुपया? अरे कोई बहुत बड़ा पाप किया है क्या यार, नाम ही तो बताना भूल गया, चेंज किया है, बता देगा तो ज्यादा रुपया ठोकना चाहिए क्या? 10,000 रुपया, ज्यादा नहीं है, 10,000 रुपया है। क्लियर है? वैसे ही एलएलपी क्या किया नहीं बताया, कितना रुपया पेनल्टी, 10,000। एक चीज और बोला कि मान लो रजिस्ट्रार, पार्टनर को ये बात पता है कि वो रिटायर कर गया है, वो सीज कर गया है, लेकिन नोटिस नहीं गया अभी तक रजिस्ट्रार के पास। और तुमने अभी कुछ ही देर पहले क्या पढ़ा, अगर रजिस्ट्रार के पास नोटिस नहीं जाता है तो फॉर्मर पार्टनर बिकम्स लायबल। तो पार्टनर को डर लग रहा है, हम तो इसको बता दिए एलएलपी को, एलएलपी बदमाश जानबूझ के नहीं बता रहा है रजिस्ट्रार को, हमको डर लग रहा है इस बात का, तो हम खुद जाकर क्या करेंगे, रजिस्ट्रार को फॉर्म 4 फाइल कर देंगे। फॉर्म 4 था ना, यानी पार्टनर खुद भी एलएलपी की जगह खुद फॉर्म 4 फाइल कर सकता है क्या, रजिस्ट्रार के संग? हाँ। तो ऐसे तो फिर कोई भी उठ के कुछ भी कर देगा। तो रजिस्ट्रार के पास अगर पार्टनर ने अपने सेसेशन का फॉर्म फाइल किया, तो रजिस्ट्रार पता है क्या करेगा, किसको पूछेगा, क्रॉस चेक किससे करेगा, एलएलपी से। एलएलपी से क्रॉस वेरीफाई करेगा, उसको कुछ दिन का समय देगा, तुम रिप्लाई करो, ठीक है। 15 दिन का समय देता है, कितना दिन का समय देता है बताओ, 15 दिन। और अगर 15 दिन के अंदर उसका रिप्लाई नहीं आया, तो उसका सेसेशन को रजिस्ट्रार क्या कर देगा, एक्सेप्ट, रजिस्टर कर देगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? देखो क्या क्या बोला, सेक्शन 25 का कॉन्ट्रवेंशन हो रहा है, कौन कर रहा है, अगर एलएलपी कर रहा है, 25 सबसेक्शन 2, जहां पे एलएलपी को बोला ना, 25 सबसेक्शन 1 में क्या बोला, पार्टनर को बताना है, क्या बताना है, मेरा नाम चेंज हो गया, मेरा एड्रेस चेंज हो गया, किसको बताना है, एलएल। अगर पार्टनर नहीं बताया, कॉन्ट्रवेंशन हुआ कि नहीं सेक्शन 25 का, टू बी मोर प्रिसाइज कॉन्ट्रवेंशन सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 का हुआ है, बट तुमको तो उतना डिटेल करना नहीं है, बस इतना बता दो पेनल्टी कितना लगेगा, 10,000। और अगर पार्टनर तो बता दिया, लेकिन कौन किसको नहीं बताया, एलएलपी नहीं बताया किसको, रजिस्ट्रार को, तो भी पेनल्टी कितना है बता दो, 10,000। और पार्टनर को डर लग रहा है कि हम तो इसको बता दिए सेशन के बारे में, लेकिन ये रजिस्ट्रार को अभी तक, तो हम खुद क्या करेंगे, क्या फाइल करेंगे, फॉर्म 4। और फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा, कंफर्मेशन किससे लेगा, एलएलपी से। लेकिन 15 दिन में कोई कंफर्मेशन नहीं आया, तो रजिस्ट्रार रजिस्टर कर देगा क्या चेंजेस को या सेशन को, यस। लिख लो। क्लियर है? कोई डाउट है? राइट डाउन। क्या वो कोई दिक्कत हो रहा है? क्लियर है एकदम? लिख लो, लिखो कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 25। क्या बोल रहा है, देखो कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 25। एलएलपी खत्म हो जाएगा उसके बाद, ठीक है, गांधी कुमार, उसके बाद बस एलएलपी का एक क्लास और बचा है।
हो गया क्या? बहुत इजी है ये सब। घर में जाके कल रिवाइज किया था, सच्ची सच्ची बताना। वेरी गुड, सुपर। इजी लग रहा होगा रिवाइज करने से और। आज केस स्टडी क्वेश्चन करेंगे ना, तुमको और अच्छा लगेगा कि तुमको सारा आंसर आता है और तुम समझ पाओगे किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। पॉइंट नंबर 2 तक हो गया। 3 लिख रहे हो? तुम कर दिया। ऊपर वाला हो गया? कंफर्मेशन नहीं मिला तो क्या करेगा? मान लेगा पार्टनर का बात ही और रजिस्टर कर देगा सच चेंजेस और सेसेशन। हो गया। अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। क्या हुआ? क्या नहीं समझ में आया? बोलो। कहां से? क्या नहीं समझ में आया? बोलो। क्या पूरा चैप्टर एलएलपी? बोलो, क्या नहीं समझ में आया? देखो, कभी भी कोई चेंजेस होता है ना, तो ये बात एलएलपी रजिस्ट्रार को बताएगा कि नहीं बताएगा? लेकिन हो सकता है कि एलएलपी रजिस्ट्रार को नहीं बताया और तुम पार्टनर है, तुम रिजाइन कर दिया है, तो ये बात तुम एलएलपी को तो पता है। एलएलपी किसको बताएगा? रजिस्ट्रार। लेकिन अगर एलएलपी रजिस्ट्रार को नहीं बताया, रजिस्ट्रार के पास कोई नोटिस नहीं है, तो तुम क्या हो जाएगा? कंटिन्यू टू बिकम लाइबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसलिए तुमको डर लग रहा है, तो तुम खुद जाकर क्या किया? रजिस्ट्रार को बता दिया अपने सेसेशन के बारे में। समझ में आ रहा है? अब ऐसे तो कोई भी रास्ता चलता हुआ आदमी कुछ भी जाकर बोल देगा रजिस्ट्रार को। तो रजिस्ट्रार इसलिए क्या कर रहा है? कंपनी को, सॉरी एलएलपी को कंफर्मेशन दे रहा है, पूछ रहा है कितने दिन के अंदर कंफर्मेशन लेगा? 15 दिन में लोग को जवाब देना होगा। जवाब नहीं आया एलएलपी से, तब क्या हो गया? सेसेशन मान लेगा और उसको रजिस्टर कर देगा। कौन? रजिस्ट्रार। दैट्स इट। क्लियर है यहाँ तक? चलो, ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया था लायबिलिटी ऑफ एलएलपी और लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। एक बार दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। बताओ, पार्टनर का लायबिलिटी कितना है? ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय देम। वेरी गुड। पार्टनर एलएलपी का एजेंट है क्या? आपस में एक दूसरे पार्टनर का एजेंट है क्या? वो तो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में होता था। यस। अच्छा, एक बात बताओ, एक पार्टनर जिसको एलएलपी ने ऑथोराइज किया है काम करने के लिए, एंड इन द नेम ऑफ एलएलपी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस पार्टनर ने कुछ काम किया और वो काम गलत हो गया, तो क्या एलएलपी लायबल होगा? हाँ, एलएलपी शैल बिकम लायबल। बट अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं किया है, समझ में आ रहा है, तब कौन लायबल होगा? पार्टनर। 3 पार्टनर है हम लोग, ये 2 पार्टनर कुछ चोरी वगैरह कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, तो क्या हम लायबल होंगे क्या इनके रॉन्गफुल एक्ट के लिए? नहीं। आई कैन नॉट बिकम लायबल फॉर देयर रॉन्गफुल एक्ट बिकॉज हियर concept of mutual agency is not working. I am just the agent of the LLP. I am not the agent of the other partner. So the other acts of the partner is not going to bind me. समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ो हेडिंग, पढ़ो क्या? एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ द लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर। एवरी पार्टनर इज ओनली द एजेंट ऑफ द क्या? एलएलपी एंड नॉट ऑफ द अदर पार्टनर। कोई दिक्कत यहां तक? एलएलपी शेल नॉट बी बाउंड बाय एनी एक्ट ऑफ द पार्टनर। एलएलपी उस एक्ट के लिए बाउंड नहीं होगा अगर वो पार्टनर ने कुछ ऐसा काम किया जो कि उसकी अथॉरिटी में नहीं था, या फिर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं किया है, और जो सामने वाले के संग एक्टिविटी किया है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया, सामने वाले को पता है कि इस पार्टनर के पास कोई अथॉरिटी नहीं, बट फिर भी जबरदस्ती उससे काम किया है। ठीक है? सो एलएलपी कब कब लायबल नहीं होगा? फॉर द एक्ट ऑफ पार्टनर इफ द पार्टनर हैज नो अथॉरिटी, या पर्सन हैज नो अथॉरिटी, और इफ ही बिलीव्स ही इज पार्टनर बट ही इज नॉट। क्लियर है? और फिर क्या बोला देखो, एलएलपी कब लायबल होगा? मैंने ऑलरेडी बोला कब लायबल होगा एलएलपी? जब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है और उसको अथॉरिटी दिया गया है। सो एलएलपी शैल बी लायबल इफ पार्टनर इज लायबल to any person as a result of omission wrongful act in case of the business of LLP done in the क्या? ordinary course of business। कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है? अच्छा, एलएलपी का जो लायबिलिटी है वो कहाँ से भुगता होगे, कहाँ से चुकाओगे? एलएलपी के प्रॉपर्टी से कि पार्टनर के प्राइवेट प्रॉपर्टी से?
क्या पार्टनर का प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन बी अटैच्ड? नेवर। तभी तो लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो जितना भी लायबिलिटी है कहां से भुगता होगे? आउट ऑफ द एस्टेट ऑफ द एलएलपी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो सेक्शन 28 भी पढ़ा देते हैं। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, बताओ क्या पार्टनर पर्सनली लायबल होता है? यू नो इट ऑलरेडी, ही इज नॉट पर्सनली लायबल। क्लियर है? हाउएवर ही विल बी, लेकिन मान लो ऐसे तो पर्सनली लायबल नहीं है, लेकिन ये पार्टनर जो है ना, क्या किया है, इसके संग कॉन्ट्रैक्ट कर लिया झूठ झूठ बोलकर, जो कि एलएलपी के ऑब्जेक्ट में है ही नहीं। एलएलपी के नाम पे झूठ झूठ काम कर लिया है, जो कि उसके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में भी लिखा हुआ नहीं है। तब इन दैट केस ये रॉन्गफुल एक्ट किया है, यानी ये ऐसा कुछ काम किया विच इज बियॉन्ड द अथॉरिटी एंड इज नो वे रिलेटेड विद द बिजनेस ऑफ द एलएलपी। समझ में आ रहा है? अब कल को जब ये स्यू करने आई तो एलएलपी क्या लायबल होगा क्या इसके लिए? बट इसको स्यू कर सकती है क्या? तो इन दैट केस क्या फिर इसका लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकता है क्या? हाँ। तो पार्टनर अपने रॉन्गफुल एक्ट के लिए खुद तो लायबल होगा ही, बट दूसरे पार्टनर के रॉन्गफुल एक्ट के लिए वो लायबल नहीं। और ऐसे अगर एलएलपी के बिहाफ में बात करें तो उसका लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। लेकिन खुद अपने कर्म कांड के लिए तो खुद ही पर्सनली लायबल होगा ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? देखो, पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल, हाउएवर ही विल बी लायबल क्या? फॉर हिज ओन wrongful act or omission, but not for any other partner of the LL। समझ गए? तुमको नहीं लगता ये सब ऑलरेडी वापस से रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है? तो वही चीज लिखाए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो सब पढ़ लिए थे म्यूचुअल एजेंसी जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो वही चीज को वापस से सेक्शन के अंदर लिख दिया अच्छे से। क्लियर है? तो वापस से मेरे को बताओ, पार्टनर कब लायबल होगा एलएलपी के लिए? जब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक्ट कर रहा है और पार्टनर के पास अथॉरिटी एक्ट करने का। लेकिन अगर पार्टनर के पास अथॉरिटी नहीं है तब एलएलपी भी लायबल नहीं होगा। तब पार्टनर अपने रॉन्गफुल एक्ट के लिए खुद लायबल होगा, लेकिन क्या वो दूसरे पार्टनर को बाइंड कर सकेगा क्या? नहीं। और पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। लेकिन अपने रॉन्गफुल एक्ट के लिए वो पर्सनली लायबल भी हो सकता है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? लिख लो, राइट डाउन। बिल्कुल रोनित, आई विल शेयर, डोंट वरी। लिख लो, जल्दी जल्दी लिखोगे? हाँ। हाँ मतलब दोनों ही आ गया ना, 26 भी यही कवर हो गया, 27 भी यही कवर हो गया। 26 में खाली क्या बात लिखा हुआ है कि जो पार्टनर है वो एलएलपी का एजेंट है, वो दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं है। हेडिंग तो लिख लिया होगा, 26 27 सबसेक्शन 1 2 3।
तुम लोग को सेक्शन वगैरह याद नहीं करना है, इट इज इम्पॉसिबल कि आप एलएलपी का एक सेक्शन याद रखोगे। बस तुम्हारे को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझ में आ रहा है? क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारा आज? हो गया क्या यहाँ तक? और लायबिलिटी ऑफ एलएलपी का मतलब क्या हुआ? टू बी मेट आउट ऑफ द एलएलपी एस्टेट, प्रॉपर्टी ऑफ द एलएलपी। पार्टनर खुद रॉन्गफुल एक्ट करेगा तो वो लायबल होगा क्या अपने रॉन्गफुल एक्ट के लिए? हाँ। ट्वेंटी सेवन। तुमको नहीं लगता 27 सबसेक्शन 3 का वही मतलब है? एलएलपी का जो ऑब्लिगेशन है वो एलएलपी का ऑब्लिगेशन है, पार्टनर का पर्सनल ऑब्लिगेशन थोड़ी है। वही बात को तो घुमा फिरा के लिख रहा है। इसका ये तो मतलब हुआ पार्टनर का लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। हो गया? ये लिख लो नोट, लायबिलिटी ऑफ एलएलपी shall not be met out of the क्या, shall be met out of the क्या, estate of the LLP। हो गया? तुम लोग का सेमेस्टर एग्जाम कल भी है कि हो गया, ओवर खत्म हो गया जिन लोग का चल रहा है? एनी आइडिया? इज इट डन टिल ईयर? तुम लोग पार्टनरशिप में बचपन में पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट, पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल पढ़े होगे कभी ना कभी, याद है? तो वैसे ये क्या है, एलएलपी में भी क्या है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। एक एलएलपी खोला, समझ में आ रहा है? किसने एलएलपी खोला? सुनो, एलएलपी में कौन कौन था? आदिल था एलएलपी में, राजन था एलएलपी में, और एक कौन था? राजन का दोस्त बगल में जो बैठा उसके, शिवम। ये तीनों का एलएलपी तुम समझ ही रहे हो कैसा होगा, समझ में आ रहा है? एक आदिल, एक राजन और एक शिवम। एआरएस, देखो नाम भी क्या गजब है, एआरएस एलएलपी, एआरएस एलएलपी, समझ में आ रहा है? एआरएस एलएलपी खोला इन लोग। क्या खोला मेरे को बताओ? एआरएस एलएलपी, एआरएस एलएलपी। कोई दिक्कत? अब इन लोग लोन लेने के लिए गया, समझ में आ रहा है? इन लोग लोन लेने के लिए गया। अब यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? आईसीआईसीआई बैंक का मैनेजर बैठा हुआ है। इन लोग लोन के लिए अप्लाई कर रहा है और हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं इन लोग के पास। इनफैक्ट इन लोग यहीं पे पढ़ने आया था, और यहाँ पे ऐसे ही मेरा जो है ना, तुमको तो पता है हम प्रायोरिटी कस्टमर है, क्लियर है? तो मैनेजर लोग खुद ही आते रहता है, तो मैनेजर से मेरा ऐसी बातचीत हो रहा था, तो इन लोगों को अच्छा मौका है। हम भी बैठे हुए हैं, इन लोग भी बैठा हुआ है, और मैनेजर भी बैठा हुआ है। कहाँ का? आईसीआईसीआई बैंक का। तो ये लोग तीनों अपना एआरसी एलएलपी के बारे में बताने लग गया, और फिर मेरे सामने ही मैनेजर को बोल रहा है कि अरे दीजिए ना, लोन दीजिए हम लोग का एलएलपी को, जबरदस्त जो है आपका लोन जो है ना, हम लोग आराम से चुका देंगे और इंटरेस्ट देंगे। और आप तो देखिए ना, दिव्या मैम तो है ही हमारे पीछे खड़ी हुई है, समझ में आ रहा है? आपको क्या चिंता है? आप देखिए आप किसको लोन दे रहे हैं। मतलब मेरे को बोले, मेरे सामने ये सब बोले जा रहे हैं, और हम भी मुस्कुराए जा रहे हैं, हम भी सुने जा रहे हैं। मेरे सामने रॉन्गली रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम इनके एलएलपी के क्या है बताओ, पार्टनर, जबकि क्या रियली में हम इनके एआर, सॉरी क्या नाम है, हाँ, एआरएस के
पार्टनर है कि नहीं है? नहीं। बट क्या रॉन्गली इसने मुझे रिप्रेजेंट किया एज अ पार्टनर इन फ्रंट ऑफ द थर्ड पार्टी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन क्या थर्ड पार्टी ने लोन एडवांस कर दिया? हाँ। क्या मैंने ये अलाउ किया? मैंने अपने आप को रॉन्गफुली रिप्रेजेंट करना अलाउ किया? हाँ, आई अलाउड माई सेल्फ। मैंने बोला ठीक है यार, मतलब मासूम बच्चे हैं, सोना बच्चों को बढ़ावा तो देना ही पड़ेगा। बोला ठीक है यार, इतना थोड़ा बहुत झूठ चलता है। बट हमको बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये लोग की मासूमियत के पीछे समझ रहे कितना बड़ा जो है शातिर इंटेंशन छिपा हुआ है। लोन लेकर जो है एलएलपी में नहीं डाल रहे, क्या कर रहे भगवान ही जाने। लोन वगैरह ले लिया, काम धंधा सारा चौपट, गोवा वाले बीच में ब्लू है पानी पानी, समझ में रहे। अब हम तो बेकार का अलाउ कर दिए, जबकि हम बताओ रियली में हम पार्टनर थे क्या? बट क्या मैंने अपने आप को होल्ड करने एज अ पार्टनर अलाउ किया? Did I allow myself to be represented as a partner of the LLP although I was not the partner of the LLP? Yes or no? On the basis of that wrong misstatement, wrong misrepresentation, on the basis of that wrong representation, क्या बैंक वाले ने लोन दिया, एडवांस किया क्रेडिट को? तो अब मेरे को बताओ, इन दैट केस अगर फ्यूचर में लोग डिफॉल्ट करेगा तो क्या आई विल बिकम लायबल फॉर दैट और नॉट? समझ में आ रहा है? अब जैसे मान लो इन लोग डिफॉल्ट कर दिया, वही ब्रांच मैनेजर उठकर आया, मेरे पास ही आया सीधा, एआरएस एलएलपी को तो फोन किया ही नहीं क्योंकि उसका नंबर में 9 डिजिट था, जो लोग नंबर दे रखा था। तो सीधा उठकर यहीं पे आ गया। बोला कि क्या हुआ? हम बोले क्या हुआ बोलिए। बोला कि वो जो आपके स्टूडेंट लोग थे ना एआरएस एलएलपी, जिसमें आप लीडिंग पार्टनर थी, डेजिग्नेटेड पार्टनर भी थी, लास्ट में जाकर उन लोग ये भी बोला कि मैम ही सब संभालती है, डीपीए मैम, नोटिस वगैरह में सब मैम ही साइन करती है। तो उन लोग पता नहीं इतना दिन से अवेलेबल नहीं है मैम, तो इसलिए मेरे को लगा कि उन लोग का जो लोन है ना पता नहीं कब देगा, आप ही दे दीजिए ना, एक ही बात है, ये लीजिए चेक साइन करिए, आपका पर्सनल अकाउंट से हम लोग काट लेते हैं, चेक साइन करिए। हम बोले क्या मजाक कर रहे हो? हम तो मजाक कर रहे थे, हम कोई पार्टनर वगैरह नहीं है, हम ना डीपी है ना पार्टनर है उस एलएलपी में। अब मेरे को बताओ क्या वो मेरे को छोड़ेगा कि मेरे से रुपया लेकर जाएगा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? तो यानी इन दैट केस भले मैं पार्टनर नहीं हूं बट मैं लायबल हो गई क्या? So who am I? I am a partner by holding out. I am a partner by holding out. अच्छा एक चीज और सुनो, अगर इन लोग मौजूद है और इन लोग ट्रेसेबल है, इन्होंने तो क्रेडिट रिसीव किया ना, एलएलपी हैज रिसीव्ड द क्रेडिट, तो प्राइमा फेसिली लायबिलिटी किसका रहेगा? इनका। प्राइमा फेसिली तो एलएलपी जो क्रेडिट, जो बेनिफिट, जो फाइनेंशियल बेनिफिट रिसीव किया है उनको ही रीपे करना चाहिए ना। अगर वो नहीं एलिजिबल है, वो पे नहीं कर पा रहे, तब मेरे ऊपर लायबिलिटी आएगा। समझ में आ रहा है? प्राइमा फेसिली तो कौन लायबल रहने वाला है? यही एलएलपी लायबल रहेगा ना, क्योंकि लोन तुमने मेरे को थोड़ी दिया बाबा, लोन तुमने किसको दिया? एलएलपी। हाँ, लेकिन अगर एलएलपी पे नहीं कर पाएगा तब क्या हम लायबल हो जाएंगे क्या? हाँ या ना? हाँ। समझ में आया? तो अब क्या हुआ ना, जैसे मैंने बैंक को लायबिलिटी चुकाया, ये देखकर क्या हुआ ना, एचडीएफसी, एक्सिस, सारे बैंक मेरे पास आ गए। इन लोग से भी कर्जा ले रखा है। समझ में आ रहा है? फटीचर है सिलो, इधर पैसा ले लेकर मारता है, गरीब नहीं है, गरीबी का कार्ड मत प्ले करो यहाँ पर। समझ में आ रहा है? पैसा ले लेकर सबका क्या कर रहा है, इसको गरीबी बोलता है, जो ब्लू है पानी पानी कर रहा है गोवा वाले बीच में। सुना ध्यान से। अब ये सुनकर क्या हुआ, जितना भी इन लोग का जो था ना लेंडर वगैरह सब आ गया, सब आकर यहाँ पे लाइन लगा लिया, बोला कि हमें भी दे दो, अब हमारी बारी। हम बोले क्या बकवास कर रहे हो? हम बोले नहीं, आपने अभी उसका मैंने सुना है आईसीआईसीआई बैंक वाले का पैसा आपने चुका दिया है, हमारा भी चुका दो, आपके स्टूडेंट लोग है ना। हम बोले यार क्या बकवास कर रहे हो? उस केस में मैंने इसलिए चुकाया बिकॉज आई वाज अ पार्टनर होल्डिंग आउट। समझ में आ रहा है? क्या मेरे सामने मैंने तुमको अप्रूवल दिया था उसको लोन देने के लिए? क्या मैंने तुमको रॉन्गली रिप्रेजेंट किया था पार्टनर? हाँ या ना? तो क्या इनके बाकी लायबिलिटी के लिए मैं लायबल होंगी क्या? सबको मार मार के भगाएंगे हॉकी स्टिक से। समझ में आ रहा है? मेरे को तंग करोगे तो। क्लियर है क्या बोल रहे हैं? तो खाली हम किसके लिए लायबल रहेंगे बताओ? जिसको मैंने क्या किया है, अलाउ किया है, जिसके सामने मैंने अलाउ किया अपने आप को मिस रिप्रेजेंट करने के लिए। मुझे उसी समय उसे रोक देना चाहिए था कि नहीं, आदिल का मुंह बंद कर देना चाहिए था कि नहीं, कि तुम झूठ मत बोलो, राजन तुम झूठ मत बोलो, हम कोई पार्टनर नहीं है तुम लोग के एलएलपी फर्म के। बट मैंने ऐसा नहीं बोला, यानी इन दैट केस मेरा गलती था कि नहीं था? गलती था तो भुगतो। यू हैव टू बिकम लायबल, यू हैव टू बी लायबल फॉर द लायबिलिटीज, ठीक है? लेकिन प्राइमा फेसिली कौन लायबल रहेगा? एलएलपी। एलएलपी नहीं चुका पाएगा तो हम, लेकिन बाद बाकी भी सब दौड़े दौड़े आ गए। समझ में? उन लोग के लिए हम लायबल रहेंगे क्या? उसके लिए लोगों को किसको ढूंढना पड़ेगा? हाँ ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? होल्डिंग आउट। क्या बोलते हैं इसको बताओ? होल्डिंग आउट। नाउ रीड इट वेरी केयरफुली। एनी पर्सन हु बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन और बाय कंडक्ट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, या तो मैंने खुद ही बोला हम पार्टनर है, समझ में आ रहा है? जैसे वो पूछा ना, अरे मैम आप भी इसमें पार्टनर हो क्या, हम ऐसे कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? बाय कंडक्ट हुआ ना। या फिर मैंने बोला हाँ हम झूठ बोल रहे हैं, तो भाई क्या हो गया? वर्ड्स। या मैंने बोला लिख कर दे क्या ये लोग, यस आई एम अ पार्टनर,
तो भी क्या हो गया, गलत। या तो मैंने खुद एक्सेप्ट किया, खुद बोला, या फिर मैं नहीं बोल रही थी। कौन बोल रहा था मेरे बिहाफ पे? आदिल। मैम पार्टनर है, मैम पार्टनर है, फिर भी हम क्या कर रखे थे? सेलोटेप। चुप, कुछ नहीं बोल रहे। तो मतलब क्या किया मैंने? अलाउ किया। क्या अलाउ किया? अपने आप को wrongly as a partner of ARC LLP रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने अलाउ किया। सो एनी पर्सन हु बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन, या फिर क्या बाय कंडक्ट रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ, या फिर क्या किया? परमिट हिमसेल्फ, मैंने अलाउ किया टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ क्या? पार्टनर इन द LLP, ही शैल बी क्या? liable to any person who on such क्या misrepresentation gives credit to the LLP। समझ में आया? क्या मैं लाइबल रहूंगी कि नहीं रहूंगी? हाँ, सुना ध्यान से। however if the credit is received by the LLP, prima facie कौन लाइबल रहेगा? LLP shall be liable to the extent of the क्या credit received by it। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? क्लियर? अच्छा, अब एक चीज और बोला है, सुनो ना। पार्टनर डाइज, यहाँ पे तो चलो हम जिंदा थे, मेरा नाम झूठा झूठा लोग यूज कर रहा था। इन लोग का ARC में कोई और एक पॉपुलर इंसान भी पार्टनर था, वो मर गया, उसका नाम अभी भी यूज किया जा रहा है, उसके नाम पे काम किया जा रहा है। फिर क्या कर रहा है? फ्रॉड ही कर रहा है। फिर कल को क्या हुआ ना, जब लोग रुपया मांगने आए तो अब क्या बोल रहे हैं? हम लोग तो इस पार्टनर के नाम पे किए थे। बोला कोई बात नहीं, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जेल लेकर जाओ। एक बात बताओ, इंसान मर गया है, अब उल्टा पुल्टा काम करे ये पार्टनर, और उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भुगतेगा कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी डिस्चार्ज ऑफ ऑल द लायबिलिटी इवन इफ द LLP इज गेटिंग कंटिन्यूड इन द नेम ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड पार्टनर को तो तुम लायबल नहीं ठहरा सकते, तो उसको नहीं ठहरा सकते हो, तो उसका LR लीगल हेयर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को तुम लायबल ठहरा सकते हो कि नहीं ठहरा सकते हो? नहीं। बट क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोला था ना, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? टिल द डेट ऑफ हिज सेसेशन, उसके बाद में उसका कोई हिस्सा नहीं। देखो क्या लिखा है, ऑन पार्टनर्स डेथ इफ द LLP क्या कंटिन्यूज यूजिंग द नेम ऑफ द क्या डिसीज्ड पार्टनर नेम shall not make his क्या legal heir or his estate liable for any act done by the LLP after his death। कोई दिक्कत है यहाँ तक? लिख लो, easy or not? लिख लो, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट LLP में सेक्शन नंबर 29। और तुमको एक चीज और बता दे रहे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे वो ब्रांच मैनेजर बैठा हुआ था ना, तब इन लोग क्रेडिट का बात नहीं किया था। समझ में आ रहा है कि हम लोग को लोन चाहिए, बस मेरा नाम बोल दिया हम पार्टनर है, और मेरे जाने के बाद ना लोन ले लिया, तभी भी क्या हम लायबल रहेंगे क्या? हाँ, क्योंकि मैंने अपने आप को पार्टनर अलाउ किया। तो चाहे मुझे पता या पता नहीं हो, वो मैटर नहीं करता। हम जैसे अलाउ करेंगे ना अपने आप को तुम्हारे सामने पार्टनर रिप्रेजेंट करना। नहीं बोलोगे तो कर देंगे, मेरे को विश्वास है तुम लोग के ऊपर। समझ में आ रहा है? मजाक कर रहे हैं। और मेरे को ये भी विश्वास है कि तुम लोग अच्छे से एग्जाम देकर क्लियर करेगा और रैंक लेकर आएगा, और जो है अपना पहला सैलरी से गुरु दक्षिणा चढ़ाएगा। लोन तो फिर छोड़ो, लोन तो चुका ही दोगे। पार्टनर बाई होल्डिंग आउट, ठीक है। हम लोग वहां पे पढ़ते थे होल्डिंग आउट और एस्टॉपल, तो अगर एस्टॉपल भी बोलेगा तो यही है। समझ में आ रहा है? पार्टनर बाई एस्टॉपल बोलो या क्या बोलो? पार्टनर बाई होल्डिंग आउट। हाँ, कहाँ पे बोलो? वेदर रिप्रेजेंटेशन हैज रीच द पर्सन सो गिविंग क्रेडिट, मतलब मेरे को पता है कि नहीं पता वो मैटर नहीं करता। REP क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन ही होगा ना।
लेकिन जो लोन लिया है एलएलपी, एलएलपी तो लायबल हो गई, लेकिन हम भी लायबल है क्या, जो रॉन्गली अपने आप को अलाउ किए हैं रिप्रेजेंट होने के लिए, मिस रिप्रेजेंट? हाँ। whether representation has reached the person so giving credit. However, credit is received by LLP, LLP shall be liable. वाह, थैंक यू सो मच हर्षित। हर्षित बोले शादी का इनविटेशन सबसे पहले आपको जाएगा, बस पहुंच जाना। सीधा तुम शादी तक ही क्यों पहुंच जाते हो? मतलब एकदम तुम लोग को आग लगा हुआ है ना, बस क्लियर किया कोर्स और बस मंडप पे बैठेंगे। ये नहीं कि जॉब वगैरह का बात करो, कि जहां जॉब अप्लाई, जॉब लगेगा मेरा, मैं आपको बताऊंगा मैम फोन करके कि मेरा यहाँ यहाँ एक्स एंड वाई जेड जगह जॉब लग गया, मेरा पहला सैलरी आ गया। बिल्कुल। आई विश कि तुम बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने आदिल। जॉब देना है मतलब क्या, यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर? ए एसएम में बताया था ना क्या चीज का धंधा करेगा ये, फ्लाइंग टैक्सी बनाएगा। बड़ा सोच। अरे बच्चे को बोलने तो दो। मैन बनना है। बिल्कुल। बड़ा सोचोगे तभी तो बड़ा बनोगे। भावुक हो गया एकदम वो, जज्बा दिख रहा है उसकी आंखों में, आंखों में सच्चाई देखो। हो गया क्या यहां तक? इज इट डन टिल हियर गाइस? तुम लोग को ये बात हम कंपनीज एक्ट में भी पढ़ाए थे, अगर तुम लोग याद रख रहा होगा ये बात, तो मैंने तुमको एक केस में बोला था। एक केस ऐसा है, जनरली एलएलपी के जो पार्टनर्स होते हैं उनका लायबिलिटी लिमिटेड होता है, बट एक इवेंट ऐसा है वेयर द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स कैन बिकम अनलिमिटेड। याद करो, ऐसा हो सकता है कि पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाए एक केस में। वेरी गुड, बताओ। जब कुछ ऐसा काम किया विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स या एनी अदर पर्सन, generally speaking liability of the partner is what, limited, but the liability will turn from limited word to unlimited if they have undertaken any act with the intention, with the intent to क्या defraud the creditor। यानी अगर कोई फ्रेडुलेंट काम कर रहे हो, कोई फ्रेडुलेंट इंटेंशन से कर रहे हो टैक्स इवेजन के लिए, क्रेडिटर को डिफ्रॉड करने के लिए, तो एलएलपी एज वेल एज क्या जितने भी पार्टनर है नोइंगली ये सब कर रहे हैं, सबका लायबिलिटी क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड। तो एक ऐसा केस बताओ जहां पे एलएलपी, पार्टनर, डीपी सबका लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा, जब नोइंगली उन्होंने क्या किया है, कुछ ऐसा एक्ट किया है विद एन इंटेंशन टू क्या, डिफ्रॉड द क्रेडिटर या एनी अदर पर्सन। समझ में? सो इन दैट केस लायबिलिटी क्या बन जाएगा, अनलिमिटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये तुम लोग अभी तक हर समय यही पढ़े हो ना कि लायबिलिटी लिमिटेड है, लिमिटेड है, बट कोई एक ऐसा केस स्टडी दे दे जहां पे जानबूझकर पार्टनर लोग ने डिफ्रॉड करने की वजह से ये एक्ट किया है, तो पूछेगा वहां क्या वो लोग पर्सनली लायबल हो सकता है उस केस में? हाँ, उनका लायबिलिटी क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड। सो दैट हैज बीन गवर्न्ड बाय विद सेक्शन, सेक्शन नंबर 30। देखो क्या बोला सेक्शन 30 में, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ क्या, एलएलपी एंड पार्टनर। कब कब बताओ कब, व्हेन इंटेंशन इज टू क्या, डिफ्रॉड द creditors of the LLP या any other person, and if established by the LLP that such act was done without the knowledge of the LLP, तब खाली कौन लायबल होगा, पार्टनर, तब LLP लायबल नहीं। वापस से सुन लो, एलएलपी के नाम पे पार्टनर ने कुछ ऐसा एक्ट किया जो डिफ्रॉड कर रहा है, किसको डिफ्रॉड कर रहा है, क्रेडिटर को, लेकिन ना फिर तो कौन लायबल होगा मेरे को बताओ, दोनों जन, एलएलपी और पार्टनर, अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या। लेकिन बाद में एलएलपी ने प्रूफ कर दिया कि ये जो पार्टनर है ना, ये दो पार्टनर मिलकर किया है, एलएलपी को इसके बारे में कुछ भी पता, तो कौन लायबल होगा, खाली पार्टनर। एलएलपी शैल नॉट बी लायबल। क्लियर है? और इनफैक्ट जितने भी पर्सन knowingly had been a party to such wrongful act with an intention to defraud the creditor or any other person, 5 साल के लिए जेल में चक्की पीसोगे, कम से कम 50,000 का फाइन, या फिर अगर मूड खराब है ट्राइब्यूनल का तो 5 लाख का फाइन। समझ में आया? अच्छा ये सब मेरे को बताओ, ये इम्प्रिजनमेंट फाइन ये सब मैक्सिमम है कि इतना एग्जैक्ट इन लोग लगाते हैं? मैक्सिमम है, 5 साल का जेल हो सकता है,
एक्चुअली तो कौन डिसाइड करेगा? ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा ना. इट कैन बी लेस देन 5 years क्या? हाँ. बट मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कितना का है? 5 year. मिनिमम फाइन कितना? 50,000. मैक्सिमम कितना? 5 lakh. इज दिस सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट? यस. यहाँ लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट. Generally speaking, liability of the partners are limited to the amount of the capital contribution, but the liability may become unlimited if they have done some act with an intention to defraud the creditors or any other person. And in that case, both the liability of the LLP as well as the partner will become unlimited. However, LLP shall not be liable if it proves that the act was done without the knowledge of the LLP. एंड कितना फाइन इंपोज होगा बताओ? मिनिमम फाइन 50,000 विच में एक्सटेंड अप टू ₹5 lakh एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू हाउ मेनी इयर्स? 5 years. लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट. राइट डाउन. दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तुमको याद तो आ ही रहा होगा यार, कहीं ना कहीं मैंने बोला था कि एक केस ऐसा है जब हम तुम लोग को ऑडिटर वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे. याद करो, ऑडिट एंड ऑडिटर वाला चैप्टर. यही कि लाइबिलिटी व्हेन कैन द पार्टनर्स लाइबिलिटी बी अनलिमिटेड? केस व्हेन पार्टनर्स लाइबिलिटी बी अनलिमिटेड. If it is very urgent, then only. Unlimited liability of LLP and partner कब होगा? When there is an intention to क्या? Defraud the creditors of LLP or any other person. हाँ, knowingly a party to the act. समझ में आ रहा है? knowingly they are the party ना in crime. नहीं बोलते हो क्या partners in crime? तो knowingly जानबूझ के they have assisted in that activity where the intention is to क्या? defraud. जानबूझ के तुम किए हो assist, तो तुम्हारे ऊपर भी क्या लगेगा? जेल. 5 साल तक का जेल जाओगे, 50,000 रुपया तक का फाइन कम से कम, और मूड खराब है तो 5 लाख. किसका मूड खराब है? ट्राइब्यूनल का. अच्छा, ये तो अलग हुआ, इतना तुमको लगेगा, ये तो एक्ट में लिखा है. लेकिन मान लो तुमने जो डिफ्रॉड किया ना सामने वाले इंसान को, उसकी वजह से उसको 1 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो अलग से उसको देना पड़ेगा कॉम्पनसेशन. बोलो ठीक है, कोई बात नहीं, बस 5 लाख का ही फाइन है, चलो हम सामने वाले को 2 करोड़ रुपया के लिए बेवकूफ बना देते हैं. फाइन तो क्या 5 लाख लगेगा, काट के दे देंगे उसमें से. अरे वो भी तो करना पड़ेगा. तुम जो सामने वाला से क्या किया, सामने वाला को जो डैमेज किया है या जो लॉस कॉज करवाया है, वो तो तुमको क्या करना पड़ेगा? रिमबर्स करना ही पड़ेगा. यू हैव टू कॉम्पनसेट, है ना? और ये क्या है? अलग से ये तुमको देना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? ये तो कौन लेगा? ये तो कौन लेगा बताओ? सरकार लेगा. Who is the administrating authority of the LLP Act? Who is the executing body? Executive body कौन है LLP Act का? MCA, Ministry of Corporate Affairs. MCA का वेबसाइट में गए थे, याद करो. LLP Act का पूरा डेफिनेशन देखे थे, याद करो वो दिन. तो बताओ याद है तो. सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी किसको डिफाइन करता है? वेरी गुड. बॉडी कॉर्पोरेट. स्मॉल LLP कहां पे कवर्ड है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज TA. वेरी गुड. ए में क्या है? क्लॉज ए में एड्रेस. वेरी गुड. और ओ में? वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट. हो गया? यहां तक लिख लियो. एल से था ना? फाइनेंशियल ईयर, करेक्ट. अच्छा एक बात बताओ, फाइनेंशियल ईयर 18 महीने से ज्यादा हो सकते हैं? 18 मंथ से ज्यादा? 18 मंथ से ज्यादा नहीं होगा, और 6 महीने से कम भी नहीं होगा.
12 महीना से कम हो सकता है क्या? अगर एक बात बताओ, सितंबर के बाद में इनकॉर्पोरेशन हुआ है, तब क्या करेंगे? फाइनेंशियल ईयर क्या लेंगे? फॉलोइंग ईयर का 31 मार्च भी ले सकते हैं, या फिर उसके फॉलोइंग ईयर का भी 31 मार्च ले सकते हैं। याद है उसी में तो 18 महीना कवर्ड था। और अगर 18 नहीं तो क्या 6 महीना भी चलेगा क्या? हाँ, उससे कम नहीं चलेगा। ये लिख लो, देखो और क्या लिखा हुआ है। जो पार्टनर है या फिर जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है या फिर एलएलपी, दे शैल क्या कंपनसेट फॉर द लॉस टू द पर्सन हु हैज सफर्ड द क्या लॉस और डैमेज। लेकिन एलएलपी को अगर नॉलेज नहीं है तब एलएलपी लायबल नहीं हो। समझ गए? एक सेक्शन और पढ़ाएंगे, सेक्शन 31 विसल ब्लोइंग। आपको पता है ऑलरेडी इसके बारे में। विसल ब्लोइंग, चुगली करना पीठ पीछे, चोरी चोरी चुपके चुपके। समझ में आ रहा है? बोला था ना, स्कूल में कभी कभी टीचर्स पेट बनने के लिए कंप्लेन कर दिया करते थे अपने दोस्त का, और उसके सामने आकर भोले बन जाते थे। नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला है मैम को। समझ में आ रहा है? और अगर पता चल जाता था तुम बोला है, तब फिर तुम्हारा क्या हालत होता था, याद है ना? समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही क्या हो सकता है मेरे को बताओ। एलएलपी में भी हो सकता है कि कुछ एलएलपी के पार्टनर्स या डीपीज बदमाशी कर रहे हैं, और ये बात कोई इंप्लॉय को पता चल गया है, और इंप्लॉय को ये बात बताना है, तो इंप्लॉय सीधा पता है क्या करेगा? एनसीएलटी या फिर एनसीएलटी नहीं, ट्राइब्यूनल या फिर कोर्ट के पास जाएगा। वैसे भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी जो है, ट्राइब्यूनल कौन है? कंपनी लॉ का ट्राइब्यूनल कौन है? एनसीएलटी तो है। तो अब जैसे सपोज करो ऑलरेडी कोई एक इंसान है, ये एम्प्लॉय, अभी सबसे पहले ये एम्प्लॉय के बारे में पता चला है कि ये बदमाशी कर रहा है, मतलब ये एम्प्लॉय पकड़ा गया है। अब जैसे होता है ना, तुम पकड़े जाते हो तो भले ही तुम मेन कल्प्रिट नहीं हो, फिर तुम पूरा अपने गैंग का नाम उगल देते हो कि नहीं उगल देते हो। समझ में आया? तो वही यहाँ पे हो रहा है विसल ब्लोइंग में। अब जैसे ये एम्प्लॉय पकड़ा गया, अब ये जो कोर्ट है ना, इसके ऊपर पेनल्टी लगाया है। फिर ये इंसान क्या बोल रहा है? ये एम्प्लॉय कहाँ का? एम्प्लॉय ऑफ द एलएलपी, या फिर ही में भी या क्या पार्टनर ऑफ द एलएलपी। सो इफ एनी पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द एलएलपी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन of the LLP which is being done by the court or the tribunal reveals some important information, as a result of which some other DP or partner or employee gets convicted of any offense under this act or under any act, then in that case the court or the tribunal may waive off the penalty or reduce the penalty of such person. कुछ समझ में आया? चलो अब हिंदी में समझाते हैं, सुना ध्यान से। ये कर्मकांड करते हुए पकड़ा गया, मतलब इसका नाम सामने आया है, तो ये फंस गया, इसके ऊपर पेनल्टी ठोक दिया। कौन पेनल्टी ठोका? एनसीएलटी या फिर कोई भी कोर्ट या कोई भी ट्राइब्यूनल। कोर्ट इसके ऊपर बोला हम तुम्हारे 50,000 रुपए का पेनल्टी लगाएंगे। अब ये बेचारा डर गया, बोला अरे नहीं 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 नहीं, मेरे ऊपर मत लगाओ, हम तो खाली एक प्यादे हैं, मेन क्रिमिनल तो मेरे ऊपर बैठा हुआ है, पार्टनर कंपनी का डेजिग्नेटेड पार्टनर। बोला तुम नाम बताओगे? बोला हाँ बिल्कुल बताएंगे ना, सुनिए नाम, आदिल, राजन, शिवम, ये 3 सबसे लीडर हैं, इनको जाकर पकड़िए आप। लेकिन एक बात बता दे रहे सर, सुनिए सुनिए, एक बात बता दे रहे सर, मेरा नाम सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन लोग फिर मेरे को क्या करेगा ना, आपको हम बता ही नहीं सकते। मतलब आप तो आप तो खाली क्या करे, पेनल्टी वेव ऑफ करे ना, इन लोग मेरे को दुनिया से वेव ऑफ कर देगा। समझ में आ रहा है? तो आप मेरे को ये एश्योरेंस दीजिए कि मेरा नाम सामने नहीं आना चाहिए। तो अब चुपके से क्या हुआ बताओ, कोर्ट क्या करेगा? इसका पेनल्टी क्या कर दिया? वेव ऑफ कर दिया, या इसका पेनल्टी क्या कर दिया? कम कर दिया। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया? असिस्ट किया, कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जिसकी वजह से कोई दूसरे पार्टनर या दूसरे एम्प्लॉय का नाम सामने आया, और जो अभी क्या होने वाले? कॉन्विक्ट होने वाले हैं, या तो अंडर दिस एक्ट या अंडर एनी अदर एक्ट। हो सकता है इन लोग को ड्रग्स का स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए, तो नार्कोटिक्स प्रिवेंशन ऑफ वो सब है ना, नार्कोटिक्स ड्रग्स एक्ट, वो सब में लोग क्या हो जाएगा? कॉन्विक्ट हो जाएगा ना। So it's not necessary कि you have to be convicted under this act. You can be convicted under some other act as well. समझ में? ये आईटी एक्ट के तहत लोग कॉन्विक्ट हो रहे हैं, कोई भी अदर एक्ट चलेगा। लेकिन इस बेचारे का पेनल्टी क्या कर दिया? कोर्ट ने वेव ऑफ कर दिया। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया? असिस्ट किया। समझ में? असिस्टेंस दिया ड्यूरिंग द क्या? इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट और द ट्राइब्यूनल, जिसकी वजह से दूसरे का नाम सामने आया। और ये बात क्या रख दिया जाएगा? गुप्तनीय, सीक्रेट। यानी ये बंदे को ये एश्योरेंस देना पड़ेगा, ही विल नॉट बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ हैरेसमेंट और डिस्क्रिमिनेशन इन द एग्जिस्टिंग एलएलपी। इसको हैरेस नहीं किया जाएगा, इसको टॉर्चर नहीं किया जाएगा, इसको डिमोट नहीं किया जाएगा, इसको ये एश्योरेंस देना पड़ेगा। तो ये पूरे टेक्नोलॉजी, पूरे टेक्निक को क्या बोलते हैं बताओ? विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म। क्लियर है? और वैसे भी तुमने ऑडिट कमिटी में पढ़ रखा है कि ऑडिट कमिटी अंडर सेक्शन 177 हैज अ पावर
है ना, क्योंकि कोई भी कुछ भी करेगा तो वहां पे क्या बोला, एम्प्लॉयज लोग जाके सीधा कहाँ कंप्लेन करते हैं, ऑडिट कमेटी को ही करता है। और अगर ऑडिट कमेटी का डायरेक्टर लोग मिला हुआ है तब चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी को करता है, ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177। और ऐसे देखो मत, इंट्रोडक्शन क्लास जो होता है ना लॉ का, उसमें मैंने विसल ब्लोइंग पढ़ाया था, जाकर रेफर करना इंट्रोडक्शन क्लास। हाँ, पढ़ाया था ना। वेरी गुड, जे ईरानी कमेटी, बताया था ना। कंपनीज एक्ट आने का पर्पस क्या है, याद करो, कॉपी में लिखा होगा। हाँ वेरी गुड, सेक्शन 177 भी तुमने लिखा था वहां पे। याद करो पुरानी बातें, पुराने दिन। समझ में आ रहा है, जब तुम नन्हे मुन्ने बालक थे, क्लास में घुसे ही थे जस्ट। चलो अभी लिख लो ये, दिस कंप्लीट्स योर विसल ब्लोइंग, राइट डाउन। वो तो छोड़कर भाग गई तुमको अब, फिरंगी के साथ। लिखो। स्टॉप टॉकिंग। समझ रहे हो क्या लिख रहे हैं? देखो क्या लिखा था, कोर्ट और ट्राइब्यूनल में क्या वेव ऑफ या रिड्यूस कर सकता है पेनल्टी, किसका, एम्प्लॉय का या पार्टनर का ऑफ एलएलपी, अगर सच ई मतलब कौन है, एम्प्लॉय। ई मतलब कौन है, एम्प्लॉय। या पार्टनर ने क्या किया, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है कोर्ट या ट्राइब्यूनल को ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, और उसकी वजह से क्या हुआ है, कोई दूसरा पार्टनर या फिर एम्प्लॉय या तो डीपी क्या हुआ है, कॉन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अंडर आइदर अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर एक्ट। लिख लो, हम फिर बाद में लिख लेंगे, तुम पहले लिख लो, आराम से लिख, हम यहीं पे। बोलो और क्या करें, कॉफी चाय मंगाए? कितना पिज्जा खाएगा तुम लोग? हाँ, क्योंकि तुम नहीं आया, क्योंकि चलो। समझ गया बेचारा। सैटरडे लेकिन आ जाना, हाँ तुम लोग सब, समझ में आ रहा है, बता रहे हैं, अभी पहले लिख लो फिर बताएंगे क्या। ठीक है, अभी रुक जाओ एक बार, यहाँ तक हो गया क्या? एवरीवन हैज रिटन टिल हियर? अच्छा एक बात बताओ, ऑल्सो और एक चीज क्या बोला था, क्या लिखवाना है, वो इंसान जो तुमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, ही शेल नॉट बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्या, हैरेसमेंट, विक्टिमाइजेशन को ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए, उसको विक्टिम कार्ड बनाकर प्ले मत करना, डिमोट मत करना, डिस्क्रिमिनेशन मत करना, जस्ट बिकॉज वो नाम बताया है, उसका नाम क्या रखा जाएगा, सीक्रेटिव, एग्जाम में गुप्त नहीं लिख कर आओगे।
उसको हैरेस नहीं करना, हाँ, शेल नॉट बी हैरेस्ड, या फिर क्या, डिमोटेड। डिमोटेड, प्रमोटेड का ऑपोजिट क्या होता है, डिमोटेड। डिस्क्रिमिनेशन अलाउड कि नॉट अलाउड? इन सच एलएलपी, ठीक है, हो गया क्या यहां तक? अब देखो मेरे को 5 मिनट्स लगेगा, हम लोग दो डिफरेंस करेंगे और उसका नोट्स मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। क्या चीज का डिफरेंस मैम, गेस करो। एक तो एलएलपी और एक पार्टनरशिप फर्म का, और एक एलएलपी और कंपनी का। ऑलरेडी यू नो द डिफरेंस, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी दैट वी आर डूइंग द डिफरेंसेस। क्लियर है, हो गया क्या यहाँ तक? चलो अपने आप बोलो, सबसे पहले किसका डिफरेंस करोगे, एलएलपी और पार्टनरशिप का? एलएलपी और पार्टनरशिप का करोगे क्या, जल्दी बोलो। चलो करो एलएलपी और पार्टनरशिप का डिफरेंस। बोलो डिफरेंस बोलो। गाइस कम ऑन टेल मी, अपने आप बताओ एलएलपी और पार्टनरशिप का डिफरेंस। सबसे पहले तो गवर्निंग एक्ट का बात कर लो। एलएलपी इज गवर्न्ड बाय द एलएलपी एक्ट 2008 एंड पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एलएलपी एक सेपरेट बॉडी कॉर्पोरेट है, सेपरेट लीगल स्टेटस है, बट पार्टनरशिप इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। जो पार्टनर है और पार्टनरशिप फर्म है उनका आइडेंटिटी तो क्या है, एक ही है ना, तभी तो वहां पार्टनर का लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। बट एलएलपी के पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड। एलएलपी में देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ डीपी, डेजिग्नेटेड पार्टनर, बट देयर इज नो सच कांसेप्ट ऑफ डीपी इन द पार्टनरशिप। In case of partnership firm, all the partners are liable, but यहाँ पर only the DPs are liable for the compliances, है ना। ऐसे पार्टनर भी लायबल है, बट लीगल कंप्लायंसेस के लिए खाली कौन लायबल था, डीपी। मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन केस ऑफ एलएलपी हम लोगों ने डिस्कस किया था, मिनिमम 2, और डीपी कितना, 2, आउट ऑफ विच दे शैल बी इंडिविजुअल एंड एटलीस्ट 1 शैल बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे रेसिडेंट वर्ड का मतलब क्या बोला, एटलीस्ट 120 days ड्यूरिंग द ईयर स्टे करना पड़ेगा, एंड नॉट दैट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फेमा एक्ट डू नॉट अप्लाई हियर। समझ में, इनफैक्ट कंपनीज एक्ट में भी हम लोगों ने रेसिडेंट का मतलब यही पढ़ा था, याद आ रहा है, ठीक है। बट पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है क्या, नहीं। अच्छा यहाँ पे मैक्सिमम में क्या बोला था, अनलिमिटेड। क्लियर है यहाँ तक? चलो अभी एक बार देख लेते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट है एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी है क्या एलएलपी के मेंबर्स के संग, बट यहाँ पे तो क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर। क्रिएशन, इट इज क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस। पूरा किया था रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। सबसे पहला स्टेप बताओ क्या था एलएलपी में, नेम रिजर्वेशन, विच फॉर्म, रन एलएलपी। सेकेंड स्टेप फिलिप फॉर्म इनकॉर्पोरेशन के लिए, याद है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ द एग्रीमेंट, एलएलपी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, याद करो। बट पार्टनरशिप में कुछ ऐसा पड़ा था कि ये सब स्टेप में। और वैसे भी आपको पता है पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन वॉलेंट्री होता है, मैंडेटरी, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन क्या है, मैंडेटरी। बट पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन इज क्या, वॉलेंट्री। डज एलएलपी एंजॉयज परपेचुइटी लाइक कंपनी, यस। क्या एलएलपी का एक्जिस्टेंस इज गेटिंग अफेक्टेड बाय द डेथ, लूनेसी, एग्जिट ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर, बट क्या पार्टनरशिप में इफेक्ट होता है, हाँ। अगर कुछ नहीं लिखा है, एक भी पार्टनर डाइज, तो पार्टनरशिप क्या हो जाता है, डिसॉल्व। समझ में आ रहा है? तो क्या पार्टनरशिप इज एंजॉयिंग परपेचुइटी, नो, बट क्या एलएलपी इज एंजॉयिंग, यस, ठीक है। फिर नेम, पार्टनरशिप फर्म में कुछ ऐसा हम लोगों ने सीखा क्या, नेम के आगे ये लिखना होगा, वो लिखना होगा। बट एलएलपी में लास्ट क्लास आपने सीखा था या तो एलएलपी या पूरा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या तो एलएलपी एक्रोनिम या पूरा का पूरा क्या, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लायबिलिटी ऑलरेडी हम लोगों ने किया है। पार्टनर का, पार्टनरशिप फर्म का, ट्रेडिशनल पार्टनर का लायबिलिटी क्या रहता है, अनलिमिटेड। बट यहाँ पे पार्टनर का लायबिलिटी लिमिटेड अप टू द क्या, एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। याद है म्यूचुअल एजेंसी, बताओ क्या था वहां पे पार्टनरशिप में, ट्रेडिशनल वाले में, ऑल द पार्टनर्स आर लायबल फॉर ईच अदर्स एक्ट एज वेल एज फॉर द फर्म्स एक्ट। They are not only the agent of the firm but also the agent for each other. But in case of LLP, they are only the agent of the LLP and not the agent of each other. पता है कि नहीं ये सब? तो वही देख लो, each partner can bind the LLP but not the other partner. But partnership firm में each partner can bind the firm as well as the other part. कोई दिक्कत यहाँ तक? Designated partner कितना, 2. At least 1 shall be resident in India. But partnership act में ऐसा कोई provision नहीं.
एलएलपी में कॉमन सील रख सकता है, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा था। लीगल कंप्लायंसेस के लिए कौन लायबल है? डीपी, बट वहां पे ऑल दी पार्टनर्स आर लायबल। अच्छा, एलएलपी में एनुअल रिटर्न अभी आगे आप करोगे, नेक्स्ट क्लास में वही करोगे, बस लास्ट वही बचा है, ठीक है। एनुअल रिटर्न वगैरह फाइल करना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फाइल करना पड़ता है, किसके संग? रजिस्ट्रार के संग, एलएलपी को हर साल। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। आपको याद है एलएलपी में पार्टनर इवन द फॉरेन नेशनल्स कैन बिकम द पार्टनर, एनआरआईज बन सकते हैं, फॉरेन नेशनल बन सकते हैं, या फिर ओसीआईज, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, दे आर द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीओआईज, याद है। बट पार्टनर्स में, पार्टनरशिप फर्म में फॉरेन नेशनल कैन नॉट बिकम द पार्टनर। याद है जब पार्टनरशिप फर्म पढ़े थे, व्हेन द माइनर्स कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म। बट एक बार भी एलएलपी में आपने मेरे मुंह से सुना माइनर कैन बिकम द पार्टनर? तो एलएलपी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द एलएलपी, बट यहाँ पे माइनर कैन बी एडमिट। देखो 15 पॉइंट्स है, समझ में आ रहा है? तो तुमको नहीं लगता तुम 8-10 पॉइंट खुद ही लिख लोगे, मतलब बिना पढ़े यहाँ से कर लियो? एक बार बताओ, गवर्निंग एक्ट पढ़ा, फिर उसके बाद बॉडी कॉर्पोरेट, कॉमन सील, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, म्यूचुअल एजेंसी, डीपी, मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, माइनर, फॉरेन नेशनल। हो जाएगा कि नहीं बताओ? जो फीचर्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा उसी को तो लिखा है बेसिस बनाकर, और तुमको कॉन्सेप्ट तो पता ही है दोनों का डिफरेंस, तो लिख लोगे कि नहीं? इसको सच्ची बताना, पढ़ने में कितना समय दोगे? 5 मिनट लगेगा? पहली बार अभी पढ़ो तो भी 5 मिनट नहीं लग। अच्छा, ये नोट्स तुमको कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम में। लेकिन कौन सा टेलीग्राम में मिलेगा? दिव्या अग्रवाल मैम वाला टेलीग्राम में मिलेगा। अरे ठीक है, बार बार ऐसे क्या बोलते हो? AR3 ठीक है। चलो सुनो, अभी एक सेकंड प्लीज स्टॉप। अभी हम लोग और एक डिफरेंस करेंगे एलएलपी और कंपनी का। हम बिना दिखाए तुम लोग से डिफरेंस 3-4 तो बता ही दोगे। बोलो, चालू हो जाओ। वेरी गुड। गवर्निंग एक्ट, इसमें एलएलपी एक्ट 2008, उसमें द कंपनीज एक्ट 2013। सुपर। नंबर 2, अरे बॉडी कॉर्पोरेट तो दोनों ही है बेशरम लोग, परपेचुअल सक्सेशन भी दोनों ही जगह है, कॉमन सील भी दोनों ही जगह है। हाँ, नहीं ये सब अच्छा नहीं लगेगा बोल। और बताओ, हाँ वहां पे एलएलपी लिखते हो नाम के बाद, और यहाँ क्या लिखोगे? पीवीटी एलटीडी, या सिर्फ एलटीडी, या ओपीसी पीवीटी एलटीडी, याद है? हाँ, वहां पे मैनेजिंग पर्सन कौन होता है? डायरेक्टर। यहाँ पे कौन होता है? पार्टनर। तो ये सब नहीं लिख दोगे क्या? ठीक है। और बताओ, मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। वहां पे पब्लिक कंपनी में तो अनलिमिटेड होता है, बट प्राइवेट कंपनी में कितना बोला था? हाँ 200, और मिनिमम 2 और 7, ओपीसी में 1, बट यहाँ पे फिर लिख देना उसके बारे में, ठीक है। हाँ हो गया। और बताओ, वहां पे हम लोग कमिटीज वगैरह भी बनाते हैं, अरे ऑडिट कमेटी, एनआरसी कमेटी, बट ऐसा यहाँ पे कोई कमेटी वगैरह बनता है क्या? नहीं। डायरेक्टर हो गया तो वहां पे एओए एमओए होता है, ये सब होता है क्या यहाँ पे? नहीं। वहां पे और ज्यादा कंप्लायंसेस है ना, यहाँ पे उतना ज्यादा कंप्लायंसेस नहीं है। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट पहला पॉइंट है, एलएलपी एक्ट, और उधर क्या? कंपनीज एक्ट। मेंबर को यहाँ पे क्या बोलते हैं? पार्टनर। उधर क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। इंटरनल गवर्नेंस, सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर, इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब इसको ऐसे मत लिखो, सेपरेट लीगल एंटिटी तो कंपनी का भी होता ही है ना, बट यहाँ पे बोल रहा है कि मैनेजमेंट और ओनरशिप में सेपरेशन है। मैनेजमेंट कौन कर रहा है? डायरेक्टर, बट ओन्ड बाय द शेयर होल्डर। बट यहाँ पे ओनरशिप मैनेजमेंट किसका है? दोनों ही पार्टनर का है ना, ठीक है। ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली आपके बुक में लिखा है, बट ऐसे मत लिखना। कंपनी का तो सेपरेट लीगल एंटिटी है ही ना। फिर देखो नाम, नाम के आगे क्या लिखा है? या तो एलएलपी, या तो पूरा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और इसमें क्या बोला था आपने? पीवीटी एलटीडी, या फिर ओपीसी पीवीटी एलटीडी। नंबर ऑफ मेंबर देख लो, एग्जैक्टली जो आपने बोला सेम टू सेम है। मिनिमम यहाँ पे 2, मैक्सिमम में नो। यहाँ देखो सबका दिए, प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट। कोई दिक्कत? और ओपीसी भी तुम ऐड कर देना, चैंपियन हो तुम लोग तो ओपीसी भी लिख देना, ठीक है। यहाँ पे लायबिलिटी कितना है? अप टू द कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ अप टू द क्या? इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, अप टू द अनपेड फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम। और मैक्सिमम कंपनीज क्या होता है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। ऐसे तो अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी है, बट वो होता ही नहीं है, ठीक है। और क्या? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी है। सुनो, मैनेजमेंट कौन संभाल रहा है यहाँ पे? पार्टनर। बट यहाँ पे कौन संभाल रहा है बताओ? डायरेक्टर। और डायरेक्टर को सिलेक्ट कौन करता है? इलेक्ट कौन करता है? शेयर होल्डर। मिनिमम डीपी कितना है? 2, वहां पे मिनिमम डायरेक्टर 1 2 3 याद करो। ओपीसी में मिनिमम डायरेक्टर कितना? 1। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितना? 2। पब्लिक में कितना? 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 15।
15 याद करो, चाहे ओपीसी हो चाहे प्राइवेट चाहे पब्लिक, 15 से ज्यादा हो सकता है क्या? बाई पासिंग एसआर इन जीएम और जब तुम्हारे जैसे डायरेक्टर को दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंकना है तब ओआर इन जीएम पास करेंगे। समझ में आ रहा है? वो एजीएम में लगता है अड्डा, तो अड्डा अड्डा क्यों चिल्ला रहा है? अभी एजीएम हो रहा है क्या? अरे बोलो, हो गया क्या? खत्म हो गया, डिफरेंस इतना ही है। तुम और लिखो, अरे और हजारों डिफरेंस हो सकता है। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, ये बोल सकते हो, वेरी गुड। जैसे कंपनी में बोल रहा है बच्चा, सेक्शन 8 कंपनी हम लोग खोल सकते हैं, बट याद है मैंने बोला था एलएलपी कैन नॉट बी फॉर्म फॉर अ चैरिटेबल पर्पस, उसके लिए बिजनेस प्रॉफिट पर्पस के लिए ही हो सकता है। तो ये दोनों डिफरेंस अपने कॉपी में लिख लोगे, देख देख के लिखोगे, पहले एक बार नोट से रिवाइज कर लेना और फिर अपने आप लिख लोगे। 2 क्वेश्चन करोगे केस स्टडी, कर लो ना, आज कल खत्म करना है मेरे को, बस 2 क्वेश्चन, 2 और देख लो करना है कि नहीं, हाँ या ना? हाँ हाँ, जिसको नहीं करना एक सिंपल ऑप्शन है, वहां पे एग्जिट है, आप प्लीज वहां से निकल जा सकते हैं। चलो, ये एग्जांपल 5 तक हो गया था क्या? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मैं शेयर कर दूंगी, अच्छा एक बार देख लो ना यार, और जल्दी देखो, आंसर मार्क्ड है, देखते जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एलएलपी? हाँ याद है ना, पार्टनरशिप फर्म गवर्न बाय विच शेड्यूल? शेड्यूल 2 प्राइवेट, 3 अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, 4 लिस्टेड कंपनी तो कन्वर्ट हो ही नहीं सकती। द अप्रूव नेम ऑफ एलएलपी शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ कितना महीना? याद है जब तुम लोग नेम रिजर्व करता है, रजिस्ट्रार 3 महीना के लिए रिजर्व करके रखता है, कल ही हमने डिस्कस किया था। नेम ऑफ द एलएलपी शैल बी एंडेड बाय ऑलवेज क्या? या तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या फिर क्या? एलएलपी। कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलएलपी इज इनकरेक्ट? गलत। देख लो, अ लिस्टेड कंपनी कैन कन्वर्ट इनटू एन एलएलपी, सही है कि गलत है? गलत। सुनो, फॉर द पर्पस ऑफ एलएलपी, रेसिडेंट का मतलब बताओ, अभी जस्ट मैंने पूछा। हाँ, पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 days ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। प्रिसीडिंग मत चिल्ला देना, वो प्रिसीडिंग कहां पे था? फेमा। ठीक है, चलो अभी ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1, LLP is an alternative corporate business form that gives the benefit of limited liability and the flexibility of partnership. Explain. अरे फीचर ही तो एक्सप्लेन करना है। लिमिटेड लायबिलिटी है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एलएलपी का जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, बट जो एलएलपी के पार्टनर्स है उनका लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड, अप टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन एग्रीड बाय देम बाय द वर्च्यू ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एलएलपी एग्रीमेंट, है ना? और फिर क्या बोलोगे कि जो भी लायबिलिटी वो कहां से भुगतना पड़ेगा? आउट ऑफ द एसेट्स ओनली ऑफ द एलएलपी। क्लियर है? और इनको क्या फ्लेक्सिबिलिटी अपने बिजनेस में? हाँ। और ये कहां पे लिखते हो, कैसे कैसे कौन काम करेगा? एलएलपी एग्रीमेंट। ठीक है, तो वही चीज लिखना है, देखो लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट और क्या? फ्लेक्सिबिलिटी। एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज ओनली द एजेंट ऑफ द क्या? एलएलपी एंड नॉट ऑफ द अदर पार्टनर, एंड द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर विल बी क्या? लिमिटेड टू द एग्रीड कंट्रीब्यूशन, बट एलएलपी विल बी लायबल फॉर द क्या? फुल एक्सटेंट ऑफ द असेट। कोई डाउट है? नेक्स्ट बताओ, फ्लेक्सिबिलिटी। एलएलपी अपने मेंबर को फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ कर रहा है क्या, कैसे काम करना है, लेकिन उसके लिए क्या वो लोग मेंटेन करता है बताओ? एलएलपी एग्रीमेंट। कोई दिक्कत है यहां तक? क्लियर है? तो ये लिख लोगे अच्छे से, तो आपको समझ में आ रहा है। ये सारा क्वेश्चन आज मैं शेयर करूंगी टेलीग्राम चैनल में, तुमको आंसर खुद से लिखना है, नहीं तो फायदा क्या, फिर लिखना मत अगर खुद से नहीं लिखोगे तो। क्वेश्चन रखना अपने सामने और आंसर खुद से लिखना, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। मिस्टर अंकित, एनी अंकित इन आवर क्लास? कितना अंकित है? हाथ उड़ाओ। एक तो अंकित है, हाँ अंकित तुम खड़ा हो जाओ, इसका आंसर बताओ। मिस्टर अंकित wants to form a LLP, taking him, LLP में वो रहे हम रहेंगे और मेरी धर्म पत्नी his wife मिसेस आर्चिका शर्मा। तुम रहेगा और आर्चिका, एंड 1 HUF एज अ पार्टनर फॉर दैट। तुम क्या बनाना चाह रहे हो? एक LLP जिसमें तुम रहोगे, तुम्हारी बीवी रहेगी आर्चिका, और बोल रहे एक HUF रहेगा। अब आप मुझे बताओ, क्या ऐसा LLP इनकॉर्पोरेट हो सकता है? बताओ, हम लोगों ने एलिजिबिलिटी ऑफ पार्टनर पढ़ा था, बताओ। टेल मी द आंसर, हु विल टेल मी द आंसर, बताओ।
आर्चिका आ सकती है क्या? कैन एन इंडिविजुअल बी द पार्टनर? इज अंकित एन इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन? इज आर्चिका नेचुरल पर्सन? कैन अ बॉडी कॉर्पोरेट बी द मेंबर? क्या एचयूएफ बॉडी कॉर्पोरेट होता है? नहीं, समझ में आ रहा है? तो एचयूएफ पार्टनर नहीं बन सकता बिकॉज इट फेल्स टू सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट। तुम बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन भी पढ़े हो, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी। क्या बॉडी कॉर्पोरेट में एचयूएफ था क्या? नहीं था ना, तो इसीलिए एचयूएफ क्या बन सकता है क्या? नहीं। और पूरा लिख दो एलिजिबिलिटी के बारे में। अच्छा, इंडिविजुअल को तुम तभी बना सकते हो, चेक कर लेना, आर्ची का साउंड तो है ना, अनसाउंड माइंड को बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? अरे जब तुम इंडिविजुअल का प्रोविजन लिखोगे तो तुमको लिखना पड़ेगा ना, कोई भी इंडिविजुअल को बना देगा क्या? इंडिविजुअल जो कि क्या नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड या फिर इंसॉल्वेंट, या अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी एंड एप्लीकेशन इज पेंडिंग। याद है? इंडिविजुअल बन सकता है बट उसके लिए चेक कर लो क्या, ही हैज नॉट बीन फाउंड ऑफ क्या, अनसाउंड माइंड या फिर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, या अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट, एप्लीकेशन इज क्या, पेंडिंग। फिर क्या बोला था, बॉडी कॉर्पोरेट बन सकता है क्या? हाँ, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन था बताओ? कंपनी था और एलएलपी था। कंपनी जो इनकॉर्पोरेट इनसाइड दिस एक्ट, सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, या जो कि इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, या एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, या एलएलपी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। एक बार भी वहां पे एचयूएफ वर्ड आया था क्या? तो क्या बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं क्या? और ऑल्सो इट शैल एक्सक्लूड क्या था, सोल कॉर्पोरेशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी या एनी अदर सच बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सीजी। So HUF is not covered in the definition of the body corporate and cannot become the partner in the LL. याद रखोगे? अब ये सब के स्टडी क्वेश्चन आएगा तो देख लो कितना सिंपल है बट लिखा कितने अच्छे से है। तुमको सबसे पहले क्या लिखना है, इंडिविजुअल का प्रोविजन। तो इंडिविजुअल तो एलिजिबल है लेकिन 3 केस में एलिजिबल नहीं होगा। फिर तुमको बॉडी कॉर्पोरेट की एलिजिबिलिटी के बारे में लिखना है। बॉडी कॉर्पोरेट को डिफाइन करना कौन कौन आता है, तो एचयूएफ बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर, तो एचयूएफ कैन नॉट बिकम द पार्टनर इन द एलएलपी। ये आंसर अच्छे से लिख पाओगे आप? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? बस 2 क्वेश्चन, 2 मोर क्वेश्चंस फॉर द डे, देन आई विल लीव यू। जितना बचेगा नेक्स्ट क्लास करेंगे। अब एक ही क्लास तो और बचा है ना एलएलपी का, ठीक है? चलो देखो, देयर इज एन एलएलपी बाय द नेम राम इंफ्रा डेवलपमेंट एलएलपी। अच्छा, ये नाम करेक्ट है क्या? तुम इनकरेक्ट हो, नाम सही है। अरे क्या बोला था, एक्रोनिम एलएलपी रहेगा तो चलेगा कि नहीं? जरूरी थोड़ी है पूरा लिमिटेड, लायबिलिटी, पार्टनरशिप। अरे ऑलरेडी देखो ना इसका नाम कितना बड़ा है, राम इंफ्रा डेवलपमेंट, फिर उसके आगे लिखे लिमिटेड, लायबिलिटी, पार्टनरशिप। बोर्ड इतना बड़ा कहां से लाएंगे? तो इसलिए एलएलपी लिख सकते हैं कि नहीं? एक्रोनिम इज अलाउड और नॉट? 4 ठो पार्टनर है, ठीक है? पार्टनर का नाम सुनो, मिस्टर राहुल, मिस्टर रहीम, मिस्टर करतार, मिस्टर एल्बर्ट, ठीक है? बस यहीं तक है, आगे फुल स्टॉप है, अभी दूसरा सेंटेंस चालू है। 4 पार्टनर का नाम है राहुल, रहीम, करतार, एल्बर्ट। मिस्टर राहुल, यू आर नॉट लिसनिंग, प्लीज फोकस हियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर गोइंग ऑन। मिस्टर राहुल एंड मिस्टर एल्बर्ट, ये जो राहुल है ना, राहुल, एल्बर्ट तो नाम में ही लिखा है, समझ में आ रहा है? नॉन रेसिडेंट है। अरे एल्बर्ट सुन के लग रहा ना कोई फिरंगी है, बट राहुल भी फिरंगी निकलेगा, पता नहीं था। ये दोनों ही कौन है, नॉन रेसिडेंट। बट रहीम और करतार कौन है, रेसिडेंट। LLP wants to take Mr. Rahul and Mr. Rahim as designated partner. Explain in the light of the Limited Liability Partnership Act whether LLP can do so or not. राहुल कौन है, राहुल कौन है और रहीम कौन है? रेसिडेंट इन इंडिया है क्या? तो क्या बोला था एक बात बताओ, डीपी में 1% एटलीस्ट शैल बी रेसिडेंट इन इंडिया। तो एक रेसिडेंट होने से चलेगा, बाकी तुम फिर और कितने जन को भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी यहाँ पे रहीम कौन है, रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है? रेसिडेंट। समझ में आ रहा है? तो बन सकता है क्या? हाँ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? लेकिन एक बात बताओ, राहुल और एल्बर्ट दोनों को हम डीपी बनाना चाहते हैं, तब बन सकता है क्या? बन सकते हो लोग दोनों डीपी साथ में, लेकिन उसके संग फिर एक और डीपी रखो, या तो करतार को डीपी बनाओ और या तो रहीम को। यू अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन? अरे इन लोग डीपी तो बन ही सकते हैं, क्या दिक्कत है? फिरंगी लोग को क्या डीपी नहीं बना सकते हैं ना? रे लोग को डीपी, लेकिन उसके संग क्या बोला फिर, एक रेसिडेंट इन इंडिया। तो एक रेसिडेंट इंडिया के लिए किसको ले लो, या तो रहीम को ले लो अपने साथ, या तो करतार। अरे एटलीस्ट 2 बोला यार, 3 डीपी नहीं हो सकता क्या? 3 डीपी भी तो हो ही सकता है। समझ गए क्या बोल रहे हैं? तो ये वाला आंसर लिख लोगे खुद से। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे,
आज ही पढ़े हम लोग लाइबिलिटी वाला पॉइंट. रीड इट. मिस्टर मुदित, कोई मुदित है क्या हमारे क्लास में? ओके. मुदित इज अ क्रेडिटर ऑफ देवी राम फूड सर्कल एलएलपी. नाम सही है क्या? वहां का क्या है? ये क्रेडिटर है. ही हैज अ क्लेम ऑफ 10 lakhs अगेंस्ट द एलएलपी. ठीक है, 10 लाख रुपए एलएलपी से रिसीव करेगा, ये पाता है. लेकिन एलएलपी का जो असेट्स है ना, उसका वर्थ खाली कितना है? 7 लाख. नाउ मिस्टर मुदित wants to make the partners of the LLP personally liable for the deficiency of rupees 3 lakh. Whether by virtue of the provision of the LLP Act, Mr. Mudit can claim for the deficiency from the partner. बताओ. क्वेश्चन हम समझा दे रहे, सुन लो ध्यान से. मैंने आपको क्या बोला कि जो एलएलपी है ना, उसको 10 लाख रुपया देना है किसको? मिस्टर मुदित को. लेकिन एलएलपी के पास खाली कितना रुपया बचा है? इंसॉल्वेंसी हो गया. कितना है? 7 लाख. तो मुदित को 7 लाख तो रिकवर हो गया असेट से. हमने बोला था ना, जितना भी लायबिलिटी होता है क्रेडिटर का, वो कहां से चुकाया जाता है? एस्टेट और द एसेट ऑफ द एलएलपी. तो एसेट खाली कितना रियलाइज किया है? 7. तो अभी 3 लाख का डेफिशिएंसी है, तो क्रेडिटर क्लेम कर रहा है. एलएलपी के पास नहीं है, तो क्या हुआ? पार्टनर को हम पर्सनली लायबल करवाएंगे. बोलो. नहीं करवा सकता. तुम लोग तो पढ़ा है, पार्टनर का लायबिलिटी तो लिमिटेड है. पार्टनर्स कैन नॉट बी हेल्ड एनी टाइम पर्सनली लायबल. तभी तो एलएलपी खोले, नहीं तो हम एलएलपी क्यों खोलते? बताओ मेरे को. अगर तुम पर्सनली लायबल ठहराना चाहते हो तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा. अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ क्या? बॉडी कॉर्पोरेट and has a क्या? separate legal entity from its partner. LLP itself will be liable only for the full extent of the asset, but the liability of the partner will be क्या? Limited. Creditors of LLP shall be the creditors of LLP alone. Creditor of LLP cannot claim from the partner. Liability of the partner will be limited to their agreed contribution. Hence, the creditor of Devi Ram Food Circle are the creditors of LLP only. Partner of LLP are not personally liable. Therefore, deficiency can be claimed कि cannot be claimed. Cannot. कैसा लगा सारा क्वेश्चन? कर लोगे मैनेज? कॉन्फिडेंस आ रहा है? और आंसर का राइट पैटर्न तुमको समझ में आ रहा है कैसे लिखना है? कितनी बार यू नो द आंसर, यस की नो, बट यू फेल टू राइट इन प्रोविजंस. तुम प्रोविजन सही से नहीं लिख सकते हो. होमवर्क सुन लो प्लीज, इतना हड़बड़ी नहीं करो प्लीज. 2 मिनट रुक जाओ. होमवर्क सुनो, लिख लो कॉपी में. और मेरे को ये प्लीज मत बोलना मैंने होमवर्क नहीं किया, ठीक है? क्योंकि एलएलपी का लास्ट क्लास बचा है, खत्म हो जा रहा है हमारा एलएलपी. सुनो, लास्ट क्लास है, उस दिन क्या क्या चेक करेंगे लिख लो अगर लिखना है तो. एलएलपी और कंपनी का एक डिफरेंस लिखोगे. एलएलपी एंड पार्टनरशिप का डिफरेंस लिखोगे. क्वेश्चन आंसर्स मैं शेयर करूंगी टेलीग्राम में. ये चारों क्वेश्चन का आंसर खुद से कॉपी में लिखोगे. इज इट क्लियर विथ यू? कोई दिक्कत है यहां तक? समझ गए हो? वो नेट एसेट है दिया, वो सब एडजस्ट करके उतना नेट एसेट बचा है. चार्ट ही तो है, सारा का है, 4 ही तो है. एमसीक्यू दोबारा करने का नहीं, बहुत इजी था ना. और उसके पहले जो एग्जांपल था वो भी इजी था, याद है? 4 एग्जांपल करवाए थे तुमने, टेलीग्राम से डाउनलोड किया वो 4-5 एग्जांपल. सब एक जगह रख लेना अपने कॉपी में. समझ में आ रहा है? सो दिस कंप्लीट्स योर एग्जॉस्टिव टुडेज लेक्चर ऑन एलएलपी. 1 more class to go for LLP. ठीक है? थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर टुडे. प्लीज यू आर गोइंग टू वेट. ठीक है? थैंक यू.